आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वेस्ट दिल्ली की वजह से आपके क्रिकेट करियर पर क्या इम्पैक्ट रहा? वो नहीं होती एक स्ट्रीट स्मार्ट, शानपंथी बहुत ज़्यादा आती कि हमारे टाइम पे जो फ़ोन नहीं होता था ना, हम आउटडोर स्पोर्ट बहुत खेलते थे, उसका बहुत फ़र्क पड़ा है कि हम पेड़ों पे चढ़ना, सुबह उठ के टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना, या लाइट चली जाएगी तो जाके किसी की घंटी मार के भाग आना किसी की साइकिल गिरा देना, तो ये सब काम हमने बहुत किया। फंक्शनल ट्रेनिंग हो जाती थी। जैसे मैं IPL से पहले बालाजी गया था, तो मैं अक्षर भी, हम जैसे क्या करते, तो हम टेबल पे लास्ट थे, तो हम 3 मैच जीते, तो हम हर मैच जीतने के बाद करते थे, मैं बोलता था जय बालाजी, अक्षर बोलता था जय महाकाल, बस थोड़ा सा एक मैच जिताते रहो, 2 पॉइंट दिलवाते रहो, तो हम 16 पे पहुंच जाए। दोस्तों, एक और बढ़िया क्रिकेट कॉन्वर्सेशन लेकर आए हैं हम। मैं मानता हूँ कि जब मैं क्रिकेटर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ ना, मैं फैन पर्सपेक्टिव लाता हूँ कॉन्वर्सेशन तक। आज के चैट में मीम्स की बातें करी है, बहुत खुल के बकचोदी करी है और डीप स्पिरिचुअल बातें भी करी है ईशांत शर्मा भाई के साथ। बहुत मज़ा आया इनके दिल को जानकर। अगर आप एक क्रिकेट फैन हो तो प्लीज़ ये वाला पॉडकास्ट अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो क्रिकेट फैंस के साथ शेयर कीजिए, रेडिट पर, शेडिट पर, हर जगह, क्योंकि ईशांत शर्मा असलियत में एक पॉडकास्टर है। बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स है, बहुत सारी चीज़ें देखी है लाइफ में, और ये बहुत डीप थिंकर भी है, पर उनकी ये साइड दुनिया के सामने आज तक एक्सपोज नहीं हुई है। आज तक एक्सपोज नहीं हुई है क्योंकि आ चुका है TRS का नया एपिसोड ईशांत शर्मा भाई के साथ। हर क्रिकेट फैन को ये वाला एपिसोड एंड तक देखना चाहिए। एंजॉय कीजिए ये बढ़िया कॉन्वर्सेशन एक बढ़िया सोल के साथ। ईशांत शर्मा ऑन TRS। ईशांत शर्मा भाई कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपका घर बहुत ज़्यादा सुंदर है। थैंक्स टू माय वाइफ। बहुत टाइम से आपको कहना था, आई वाज होल्डिंग इट बैक। ये ड्रीम हाउस है बहुत लोगों का। हाँ, मतलब बहुत पीस है, शांति है, और मैं वैसा ही इंसान हूँ कि जिसको थोड़ा लेड बैक लाइफ पसंद है, तो ये मेरे लिए बेस्ट लाइफ है एक्चुअली। और आप एक अग्रेसिव फास्ट बॉलर भी हो। हाँ, मतलब ऑब्वियसली वो एक अलग चीज़ है जब आप फील्ड में जाते हो, तो इसके लिए जब जैसी मैच होता है तो मुझे एक दिन पहले होटल में सोना पड़ता है, तो ताकि मैं उस मोड में आ सकूं कि भाई मैं अग्रेसिव फास्ट बॉलर हूँ, तो मुझे वो चिल लाइफ छोड़नी पड़ेगी। ओके, उस मोड के बारे में बताइए। डिमोनिक मोड। वो मोड एक ऐसा मोड है कि मतलब वो एक ट्रिगर होता है कि आपको अपनी ए गेम कैसे लेके आनी है जब आप फील्ड में जाओगे। जनरली क्या होता है कि कई बार आप, जैसे मैं घर पे हूँ तो मैं एकदम लेजी हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता, स्पेशली यहाँ की वाइब भी थोड़ी एकदम रिलैक्स है। कोई भी आता है, मैं नहीं, मेरे घर में कोई भी आता है, मेरी पापा आते हैं, मेरी मम्मी आती है, या प्रतिमा की कोई फैमिली के आते हैं, वो कहते हैं कि इस घर की वाइब ना बहुत एकदम चिल है, रिलैक्स है, मन करता है कुछ करने का, कुछ करने का मन नहीं करता, एकदम ऐसा लगता है कि आप किसी रिजॉर्ट में छुट्टी मना रहे हैं। तो मेरे को भी मतलब वैसे ही शुरू में जब हम यहाँ पे मूव किए थे, तब मेरे को भी ऐसा लगा था कि हाँ यार, इसमें तो मतलब अपने आप को वो करना, मतलब चार्ज करना पड़ा था कि अब ट्रेनिंग करनी है। फिर मैंने प्रतिमा को बोला, प्रतिमा अच्छी चीज़ थी और ख़राब चीज़ थी कि हमारा मतलब ऑब्वियसली आई एम प्लेइंग फॉर दिल्ली कैपिटल्स, तो मैं मैच के बाद में घर आ जाता था ताकि मैं एकदम स्विच ऑफ हो सकूं, क्योंकि हमारे इंटेंस इतने ज़्यादा मैच होते हैं, तो उसके बाद वो स्विच ऑफ होना बहुत मुश्किल होता है। कई बारी जैसे हम बाहर मैच खेलते थे तो हम रात भर सोते ही नहीं थे, सुबह 7 बजे नींद आती थी, क्योंकि आप इतने मतलब वो हाई इंटेंसिटी के मैच ये सब खेलते हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने क्या शुरू किया कि मैंने मैच से एक दिन पहले मैं होटल जाके सोने लगा, ताकि वो ग्रूव में मैं रह सकूं, वो मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो सेम रहे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि फिजिकली इफ़ यू आर फिट, देन अगर आप मेंटली सही स्टेट पे हो तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, क्या क्रिकेट मोर ओवर एक मेंटल स्पोर्ट है? आप ये मानते हो? ये लोग क्यों कहते हैं? मोर देन फिजिकल, यस। फास्ट बॉलिंग ठीक है, थोड़ी फिजिकल है, बट मेंटल ज़्यादा है।
क्रिकेट में इवन बैटिंग में अगर आप किसी से भी बात करो, इवन विराट, रोहित, एनीवन, इट्स मोर अबाउट मेंटल। और ये चीज़ मेरे को एक बारी पाजी ने बोली थी, जो मतलब सचिन पाजी ने, कि प्लेयर की फॉर्म कैसे जज की जाती है, प्लेयर की फॉर्म जज की जाती है ये नहीं कि वो कैसे रन बना रहा है, वो ये कि वो सोच क्या रहा है। ओके तो जब आप फील्ड, और सेम चीज़ मेरे को माही भाई ने बोली, आप दो चीज़ में आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फील्ड के अंदर पैर रखते हो, क्योंकि पैर रखने से पहले हर किसी को नर्व्स होते हैं, हर किसी के पेट में बटरफ्लाइज होती हैं, चाहे आप पहला मैच खेलो या 100वां मैच खेलो। पाजी को अगर आप पूछोगे, वो 200 टेस्ट मैच के बाद भी उनको सेम नर्व्स थी जब उन्होंने डेब्यू किया था। तो जब आप फील्ड के अंदर जाते हो तो उस नर्वसनेस को भूल के आप अपनी गेम पे ध्यान देते हो, और जब आप थक जाते हो, थकने के बाद में हर तरीके के थॉट आते हैं आपके दिमाग में, फिर वो थॉट को आप कैसे हटा के अपनी गेम पे ध्यान लगाते हो। तो वो दो एक्चुअली, ये कहने के लिए बहुत आसान है, बट लेकिन जब आप 30 ओवर डालते हो, फिर उसके बाद जहाँ दिमाग बोलता है ना, और वो थॉट एकदम से चेंज होता है कि मेरे पास वहाँ फील्डर पीछे नहीं है, अगर उसने वहाँ चौका मारा तो एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है, वो वहीं चौका मारता है। ओके वाओ, मतलब ऑटोमेटिकली विजुअलाइजेशंस होते हैं एंड एट सम पॉइंट आपको खुद के दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है, और यही मैच्योरिटी होती है ऑफ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। यस, आई एम अज्यूमिंग कि जब आप इंटरनेशनल खेलने लगते हो तब आपको मेंटल गेम पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, इसलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से बात करनी पड़ती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और इसमें अगर आप देखो, स्पेशली IPL और जो भी कोई 3 फॉर्मेट खेल रहा है, उसको फिजिकली इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं चाहिए, बट उसको मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाता है। ओके क्योंकि अभी आप देखो कि जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, IPL सब कहते हैं कि हाँ 2 महीने का ही तो है, चिल करेंगे वहाँ पे, मैच के बाद लोग पार्टी जाते हैं, वो सब चीज़ एक, हर किसी का कुछ ना कुछ अपना दिमाग टेक ऑफ करने के, मतलब कि वो बाहर जाने के लिए गेम से, कि मतलब कि मेरे को अब गेम के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि अगर जब आप एक एनवायरनमेंट में रहते हो तो फिर आप यही चीज़ सोचते हो कि भाई मुझे टीम के साथ, इसके साथ बात करूंगा तो वो मैच की बात होगी, उसके साथ बात करूंगा तो उस बैट्समैन की बात होगी, ये बात होगी। तो कई बार आपको वो स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। ओके जब आप आपस में होटल रूम में होते हो, आप क्या बात करते हो एक दूसरे से? हम ज़्यादातर तो बकचोदी करते हैं। Okay. कोशिश वही करते हैं कि हम हंसी मजाक करते रहें एक दूसरे के साथ। कॉन्शियस बच्चों, बहुत ज़रूरी है वो, नहीं तो अगर हम एक दूसरे के साथ बैठ के वही क्रिकेट की बात हम करते हैं, जब कुछ मैच हार जाए या कुछ भी हो जाए तो सीरियस टॉक होती है। और जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी है कि हारने के बाद में अगर मैंने ख़राब किया तो कोई मुझे बोलेगा कि भाई मैंने ख़राब किया है। वो ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे प्लेयर को जाके बोलेगा अगर वो बॉलिंग अच्छी करता तो हम मैच जीत जाते, वो बैटिंग अच्छी करता तो हम मैच जीत जाते। ये सब चीज़ें तो खैर मेरे को ऐसा लगता है कि एक अच्छी टीम का साइन नहीं है। अब बुरी टीम्स का एक पार्ट हुए हो कभी जहाँ एनवायरनमेंट परफेक्ट नहीं है? हाँ, बट मैं वो नाम नहीं ले सकता। नहीं, अब नाम मत लो, आई एम नॉट आस्किंग नेम्स। मैं पर ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बैड टीम एनवायरनमेंट। मतलब जहाँ पे भी आई फील कि इफ़ यू विन देन यू विन एज अ टीम, बट इफ़ यू लूज देन ब्लेम गेम्स होती हैं। ब्लेम गेम्स डिपार्टमेंट में हो जाती है। मतलब बैटिंग ने हरा दिया, बॉलिंग ने हरा दिया, फील्डिंग ने हरा दिया। ओके जब आप जीतते हो देन यू विन एज अ टीम, बट आप जब हारते हो तब भी तो आप एज अ टीम ही हारोगे ना। ओके जब कोई फील्डर आपका कैच ड्रॉप करता है, ऐसे ना आपने बहुत अच्छी बॉल फेंकी है, कैच उनको मिलने वाला था, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। KL राहुल से मैंने ये सीखा है कि फील्डिंग बॉयज डाउन टू प्रैक्टिस। मतलब उनकी कमिटमेंट शायद उस दिन थोड़ी सी कम थी शायद, तो वो खुन्नस आपके दिमाग या दिल में रहता है, नहीं आप भूल जाते हो नेक्स्ट। मैं अपनी टीम के प्लेयर को कभी भी कुछ नहीं बोलता। ओके मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि बेसिकली मेरे लिए मेरी टीम मेरी फैमिली है। मैं इसलिए नहीं खेलता गेम कि ये ठीक है कि मेरे 11 टीममेट्स हैं या 15 टीममेट्स हैं, मैं थोड़ी देर इनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा फिर अपने घर चला जाऊँगा। बट अगर मैं अपनी टीममेट्स को अपनी फैमिली की तरह नहीं ट्रीट करूँगा तो वो एक बॉन्डिंग होनी बहुत मुश्किल है। आई फील कि जितने भी क्रिकेटर्स से मैंने आज तक बात की है, हर कोई एकदम अलग है एक दूसरे से,
और ये एक टीम की खासियत होती है, आपसे बहुत ज़्यादा बिग ब्रो वाली एनर्जी आती है सिर्फ आपकी हाइट की वजह से नहीं। केएल भी सेम चीज़ बोलता है, बिग ब्रो एनर्जी। हाँ हाँ, वो मतलब जैसे ही आप सबसे बात करने लगे, मुझे पहले माय फर्स्ट थॉट वाज हाँ बिग ब्रो आ गए। नहीं, बट अब जैसे कि कई बार ऐसा होता है, जैसे कई यंगस्टर हवा में उड़ता है या कुछ भी होता है, कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज़ बोल देता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई हद में रहो। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या कहते हैं लोग? मतलब जैसे Sledging? हंसी मजाक में आप दूसरे अपने सीनियर का मजाक उड़ा दिया या कुछ भी कर दिया, ये ऐसे चीज़ें होती है मतलब कभी कभी हो जाती है, क्योंकि जब हम खेलते थे, जी। अब मेरे टाइम पे तो जैसे यूवी पा, बज्जू पा, सचिन पाजी, सौरव गांगुली, राहुल भाई, जैक पा, ये सब थे, तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी। और अगर आपने कुछ एक चू भी बोली, उस टाइम पे तो टिकट मिलती थी हमें, इंग्लैंड में मेरा पहला टूर था, ऑब्वियसली मैं किसी को जानता नहीं था, मैं टिकट, इंग्लिश ही नहीं आती तो टिकट किसको दूंगा तो मेरी टिकट थी, तो मैंने पाजी को बोला, पाजी मैं अपनी टिकट, मतलब अपनी टिकट मैं पाजी को, पाजी मैं 2 टिकट यूज़ कर सकता हूँ पाजी कह रहा है तेरे को क्या करनी है टिकट, तो मतलब ऐसा हाल था। अभी तो मतलब बहुत चिल है। मैं ऐसा नहीं करा कि उस टाइम पे भी जो सीनियर्स थे वो हड़का के रखते या कुछ भी रखते थे, बहुत लीनियंट थे, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे, सब कुछ था, बट एक वो जो वाइब थी ना उनकी, वो टोटली डिफरेंट थी। अभी बहुत एकदम चिल माहौल, रिलैक्स, सपोर्टिव माहौल, और कि आप कैसे एक दूसरे की बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा सकते हो। ओके। क्या किसी बैट्समैन ने कभी आपको बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग टिप्स दिए? जैसे आई वुड अज्यूम कि राहुल द्राविड़ आपको बहुत अच्छे बॉलिंग टिप्स देंगे, ऐसे कभी हुआ है? आई थिंक बैट्समैन और जो विकेट कीपर है, माही भाई और पाजी, मैंने ये बहुत पहले भी बोली है कि जैसे पाजी टेक्निकल के बारे में इतनी बात नहीं करते थे, बट वो मेंटली बहुत बात करते थे। तो एक बार ऑस्ट्रेलिया का टूर था हमारा, और मैं पाजी से बात कर रहा था, मेरा अच्छा नहीं जा रहा था, मतलब मैं बैट्समैन को बीट कर रहा था और इधर जा रहा था, उधर गिर रही थी, कभी बैट्समैन के शोल्डर पे, बैट के शोल्डर पे लगी और पॉइंट के आगे गिर गई, मैंने बाउंसर मारा तो कीपर के आगे गिर गई। तो मैं पाजी से पूछ रहा था, हम पर्थ की प्रैक्टिस पे, नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने बोला पाजी अब ऐसे होता है तो मतलब कैसे आप, पाजी कहते हैं एक होप वर्ड होता है, वो वर्ड नहीं है, वो फीलिंग है। वो फीलिंग है। बट अब अगर आप वही विराट कोहली से बात करोगे, उसकी डिक्शनरी में होप वर्ड ही नहीं है उसकी डिक्शनरी में सिर्फ बिलीफ है। ओके। कि अगर तेरे को बिलीफ है तो तू कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में, तो उसका मतलब वो इतना इंटेंस है। क्योंकि आपने विराट कोहली को नेम किया, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वेस्ट दिल्ली की वजह से आपके क्रिकेट करियर पर क्या इम्पैक्ट रहा, एंड उनके भी करियर पर। वेस्ट दिल्ली से आपको क्या मिला? पटेल नगर से मेरे को बहुत कुछ मिला, कि मतलब वो कहने को तो दिल्ली का पार्ट है, बट बहुत ही श्रूड, राउडी और वैसा एरिया की, मतलब वो नहीं होती एक स्ट्रीट स्मार्ट, शानपंथी बहुत ज़्यादा आती है। ओके। क्योंकि जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ वहाँ पे अभी तक कुआं है, ऑब्वियसली यूज़ नहीं करता कोई, तो मतलब वो इतना ज़्यादा क्लोज एरिया है, यू डोंट फील लाइक यू आर इन दिल्ली। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी विलेज का पार्ट हो, छोटा सा, और वैसा मोहल्ला ये वो। तो मैं ऐसी जगह पे पला बड़ा हूँ, और जब लाइट जाती थी और टीवी, और जो मेरे को लगता है कि मोर देन वेस्ट दिल्ली पार्ट, कि हमारे टाइम पे जो फ़ोन नहीं होता था ना, हम आउटडोर स्पोर्ट बहुत खेलते थे, उसका बहुत फ़र्क पड़ा है। कि हम पेड़ों पे चढ़ना, सुबह उठ के टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना, या लाइट चली जाएगी तो जाके किसी की घंटी मार के भाग आना किसी की साइकिल गिरा देना, तो ये सब काम हमने बहुत किया। फंक्शनल ट्रेनिंग हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था। अभी करते हैं तो मेडिसिन बॉल थ्रो, पहले पानी में पत्थर मारते रहते थे। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत करी है, तो इसकी वजह से वो स्ट्रीट स्मार्टनेस जो होती है ना, वो आ जाती है कि आप वहाँ पे, आपको ये पता नहीं कि, क्योंकि वहाँ पे अच्छाई भी थी तो बुराई भी थी। बुराई क्या थी? मतलब जैसे वहाँ पे पिक पॉकेट्स ओके। बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ पे गुंडागर्दी बहुत होती थी, हमारे एरिया में कोई ऑटो वाला नहीं आना चाहता था ओके। तो वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं। तो वहाँ पे मतलब कोई अगर आएगा तो वो बोलेगा कि भाई, ऑटो वाले बोलेगा कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ पे पैसे ही नहीं देते। ओके। बैड बॉय एनर्जी। हाँ, तो वो ऐसा एरिया भी है। बट इसमें मैं अपनी फैमिली को थैंक्स बोलूँगा कि मैं जब
खेलना स्टार्ट हो रहा था तब मैं थोड़ा सा घर से बाहर निकलना शुरू हुआ था। 7 तक मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था, मैं अपने घर में रहता था, कुछ नहीं करता था। फिर जब मैंने अपना स्कूल चेंज किया तब मैं वॉक करके जाने लगा स्कूल पहली बार। फिर मेरे दोस्त चेंज हुए, मेरे थोड़े बाहर के दोस्त बने। फिर उसके बाद उनके साथ वो एक पटरी होती है उस पर बैठना शुरू किया मैंने। फिर मेरे पापा को लगा कि भाई ये कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, तो उन्होंने मेरे को क्रिकेट में डाल दिया। मैं पहले भी क्रिकेट खेलता था, टेनिस बॉल क्रिकेट से, बट मैं कई बार क्या करता था, प्रैक्टिस स्किप करके 500 रुपये लेके टेनिस बॉल मैच खेलने चला जाता था। तो और मैं अपने सर से बहुत डरता था। हमारे सर से ज़्यादा शूट आदमी मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। ओके, आप तभी बैटिंग भी करते थे? नहीं, सिर्फ फास्ट बॉलिंग। पहले से पता था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता था, मैं सिर्फ 500 रुपये के लिए करता था। आपकी हाइट पहले से ज़्यादा थी, हाँ, इसलिए आपको फास्ट बॉलिंग अच्छी लगती थी? नहीं मतलब मैं शुरू से तेज फेंकता था, बहुत रॉ था। ओके। तो इवन टेनिस बॉल क्रिकेट से भी मैं लेता था 500 रुपये। किसी ने मुझे एक मैच के लिए बुलाया तो उसने मुझे 500 रुपये दिए और बोलता था कि मैं तेरे बॉलिंग पे 3 छक्के मारूंगा। वो नहीं मारता था तो मैं 500 रुपये ऐसे लेता था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो नाम बनने लगा, क्योंकि टेनिस क्रिकेट उस टाइम पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा फेमस थी। एक प्रेसिडेंट 11 टीम थी, और जो मतलब टूर्नामेंट भी ऐसे ऐसे होते थे कि आप प्राइज मनी आप 1 लाख 2 लाख रुपए जीतते थे। तो फिर उन्होंने मेरे को अपनी टीम में रखा, तो हम ऐसे टेनिस बॉल क्रिकेट में धीरे धीरे मेरा नाम होने लगा था। फिर मेरे किसी दोस्त ने बोला कि जब तू टेनिस बॉल से तेज फेंकता है तो तू क्रिकेट बॉल से ट्राई कर। ओके। बट उसके बाद में किसी क्लब ने मेरे को एडमिशन ही नहीं दिया था दिल्ली में, क्योंकि वो बोल रहे थे कि भाई आपको स्टेट खेलना है। मतलब अगर आपको किसी अच्छे क्लब में जाके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल क्रिकेट भी बहुत फेमस होती थी, अगर आप क्लब में प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्कूल में भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो किसी स्कूल ने एडमिशन ही नहीं दिया था मुझे। फिर मेरे सर ने मेरे को गंगा इंटरनेशनल में एडमिशन करवाया। फिर मेरे सर ऐसे करते थे कि 4 दिन हमारी प्रैक्टिस क्लब में होती थी, 3 दिन प्रैक्टिस स्कूल में होती थी, तो 7 दिन प्रैक्टिस होती थी हमारी। सुबह मेरे को बोलते थे स्कूल स्टार्ट होने से पहले बैग रख के तुझे रनिंग करनी है, उसके बाद स्कूल में जाना है। वाह। आप इसी फेज में विराट कोहली से मिले पहली बार? नहीं, इस फेज के बाद। पहली बार कब मिले थे उनसे? जब मैंने इतना छोटा लोअर पहना हुआ था, मैं अंडर 17 के ट्रायल पे गया था। वो पहले दिल्ली के लिए खेल चुका था अंडर 15, तो उसका नाम बहुत सुना था मैंने। क्या कहते थे लोग? विराट ही बोलते, वीरू बोलते थे उसको उस टाइम पे। ओके। वो राजकुमार सर की एकेडमी में, वेस्ट दिल्ली एकेडमी से हमारा मैच हुआ था। उसने बहुत सूता था मेरे को, एकदम पाटा विकेट ही, नजफगढ़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम खेल रहे थे, तो उसने बहुत मारा था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि हमारी टीम में एक प्लेयर था, उसने बोला कि भाई इसमें तो विराट कोहली आएगा, 1-2 प्लेयर और थे जो स्टेट खेल चुके थे अंडर 15, तो कह रहे उसको यहाँ। तो मैं क्या कर रहा था उस टाइम में, तेज तो फेंकता था बट बहुत ज़्यादा वेवर्ड था। जो हमारा विकेट कीपर था वो विकेट कीपर कम और गोल कीपर ज़्यादा था। आप भी कीपिंग करते हो ऐसे? नहीं, आप गोलकीपर थे ना वो मैच में? हाँ, वो तो टाइम पास के लिए था। ओके, एनीवे कंटिन्यू। फिर उसके बाद उसने उस मैच में पिटाई लगाने के बाद में फिर जैसे तैसे करके मेरा अंडर 17 के ट्रायल्स में नाम आया दिल्ली के लिए। फिर मैं उसको वहाँ पे पहली बार मिला था, तो उसने बोला भाई लोअर तो ले ले अपने साइज़ का। तब मैं उससे पहली बार मिला था। मैं बहुत शाय था, मैं मतलब ऐसा इंटरेक्ट नहीं किया था कभी, और मेरे को पता नहीं था स्टेट खेलना कितनी बड़ी बात होती है। तो मेरे फादर तो यही सोचते थे कि भाई तू रणजी ट्रॉफी खेल ले, एटलीस्ट तेरे को कोई नौकरी तो मिल जाएगी। तो मतलब ये सोच होती थी, किसी को ये लगा ही नहीं था कि मैं इंडिया के लिए भी खेलूँगा। तो तब मैं विराट कोहली से पहली बार मिला था। ओके। उन्होंने आपको क्या बताया क्रिकेट एज अ करियर के बारे में? क्योंकि आई एम श्योर वो करियर के बारे में सोच रहे थे तब। उस टाइम पे हमारी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, बट 1 साल जब हम साथ में खेले अंडर 17, मैंने पंजाब के अगेंस्ट 4 आउट किए थे पहले मैच में। फिर दूसरे मैच में उसने 200 बनाया था हिमाचल के अगेंस्ट, हिमाचल में ऊना में। फिर हम तीसरे मैच में रूम पार्टनर थे हरियाणा के अगेंस्ट ताऊ देवी लाल, वेस्ट दिल्ली कनेक्ट हो गया। हाँ, तो वहाँ पे अब मैं मतलब कई चीज़ मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि हम साथ में, और वो एक्चुअली मतलब वो बहुत ख़राब इन्फ्लुएंस हो जाएगी। ओके, इसलिए ठीक है, फेयर।
तो हम SF की बॉल यूज़ होती थी। अब उसको पता है कि रिवर्स कैसे बनानी है, तो उसने बॉल रिवर्स बनाई और मैंने 13 विकेट लिए। ओके, शायद अफरीदी की तरह। नहीं नहीं, Okay. वैसा कुछ नहीं था। ओके बट उसको पता था कि अगर आप 1 बाउंस थ्रो मारोगे तो कैसा होगा। तो उस तरह से उसने, वो पता नहीं कैसे वो इन सब चीज़ों में स्मार्ट था, क्योंकि मेरा पहला साल था तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। वेस्ट दिल्ली का इन्फ्लुएंस। एक्चुअली वेस्ट दिल्ली का इन्फ्लुएंस, या वो एक पहले भी खेल चुका है दिल्ली के लिए, Okay. 15 खेला था वो। फिर उसके बाद में जाके हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हुई। फिर उसके साथ में क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ कि मेरा 17 से अंडर 19 जोन क्रिकेट में नाम आ गया, उसका नाम नहीं आया। फिर उसने मेरे को बोला तूने क्या सेटिंग लगाई है कि तेरा नाम है मेरा नाम नहीं। मैंने कहा भाई मैं खेलता हूँ, मेरा क्या नाम लगाऊंगा, मैं किससे सेटिंग लगाऊंगा। तो बस ऐसी बातें करते करते, हंसी मजाक करते करते हम दोनों का लिस्ट डेब्यू साथ में हुआ, फर्स्ट क्लास डेब्यू साथ में हुआ। तो फिर हम अंडर 19 साथ में खेले, फिर वहाँ से हम खेलते चले गए दोनों साथ में। आपके सबसे करीब के ब्रो है वो आज क्रिकेट की दुनिया में? हाँ, कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मोस्टली फ़नी। नथिंग अबाउट क्रिकेट? बिल्कुल नहीं, क्रिकेट के बारे में बात नहीं करते हो? ओके, उनको रोते हुए कभी देखा आपने? उसको रोते हुए तो नहीं देखा, बट उसको सबसे ज़्यादा सैड देखा था जब उसके फादर एक्सपायर हुए थे। आप उनके साथ खेल रहे थे तब? हाँ, वो मैच में मतलब मेरे पास जाने की, हम रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था कर्नाटका के अगेंस्ट, वो बैटिंग कर रहा था ओवरनाइट। तो वो हमेशा मुझे पिक करता था मैच से पहले, वो मुझे पिक करके पटेल नगर से हम फिरोज कोटला जाते थे। तो वो ओवरनाइट बैटिंग कर रहा था, मैंने उसे तो एकदम सीरियस बैठा हुआ था, और एक उसके साथ में एक सरदार जी थे, वो वीडियो एनालिसिस थे हमारे। तो मैंने उससे पूछा अबे बैटिंग ही तो करा, हम चिल थे एकदम, मतलब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस टाइम पे कि हम बैटिंग करें बॉलिंग करें, हम हंसी मजाक करते रहते थे। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा इतना सीरियस क्यों है, बैटिंग ही तो है, क्यों टेंशन ले रहा है। तो वो चुप, उसने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उसके सर पे एक टपली दी, मैं कहा क्या हुआ अच्छी को, बोल क्यों नहीं रहा। तो फिर वो पाजी ने मुझे बोला कि यार इसके फादर एक्सपायर हो गए। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या रिएक्ट करूं। प्लस आप 17 ईयर्स के थे, 16। हाँ, मतलब हम 17 साल के थे। फिर उसने वो बैटिंग करके उसने 80 रन भी बनाए, और मेरे को वो समझ में नहीं आता कि मतलब अगर ऐसा कभी कुछ मेरे साथ होता तो मेरे को लगता नहीं कि मैं ग्राउंड भी जा पाता। कट टू टुडे, ये सब अब क्या सोचते हो? अब आप अपने करियर को जब आप स्कैन करते हो, उनके करियर को स्कैन करते हो, इतना सब कुछ देखा है साथ में, इतने सारे मैचेस जीता है साथ में, क्या सोचते हो उस रिलेशनशिप के बारे में? आई थिंक ही हैज़ चेंज अ लॉट, कि बचपन से लेकर अभी तक उसका जो पार्टी वाला फेज था वो भी मैंने देखा है, उसका जो अलग अलग फेज था टैटू वाला वो भी मैंने देखा है। अंडर 19 में हम जोन का मैच खेल रहे, दिल्ली का मैच खेल रहे थे कैलकाटा में, वो पूरी रात पार्टी करने गया था, ओवरनाइट बैटिंग कर रहा था, अगले दिन जाके उसने 250 बनाया। मैंने वो वाला फेज भी देखा है विराट कोहली का। तो और अभी जिस हिसाब से वो, बट उसका जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी अभी तक, मतलब जब उसने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म किया, कि जब 2012 के बाद में, वो वर्ल्ड कप के बाद में, जब उसने अपना फिजिकल जो एस्पेक्ट था वो बिल्कुल ही चेंज किया। ट्रेनिंग तो वो कर रहा था, बट जो उसने डाइट चेंज करी, उससे मेरे ख्याल से उसकी जो क्रिकेट है और उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो एक डिफरेंट लेवल पे चली गई। क्योंकि दिल्ली के लोग खाने का बहुत पसंद है, और मेरे को बहुत पसंद है। तो उसने वो सब छोड़ दिया, और उसको मैंने देखा, मतलब 2012 से लेकर 2000 आज क्या चल रहा है 23, 1 या 2 बार उसको छोले भटूरे खाते हुए देखा मैंने।
मेरा तो जब चीट डे होता है तो मैं तो अपने घर पे जाता हूँ पटेल नगर, वहाँ पे एक पनीर का नान मिलता है वो खाता हूँ। मैंने कहा भाई अपना तो निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं फास्ट बॉलिंग में, बहुत ज़्यादा, अभी पागलों मैंने जैसे। ट्रेनिंग करी है सिर्फ 1 घंटा, अभी मैंने 1 घंटा ट्रेनिंग करी है तो मेरी 600 कैलोरीज बर्न हो गई। ओके, प्लस आप में मसल मास भी ज़्यादा होता है एज अ फास्ट बॉलर, रेस्टिंग कैलोरीज भी ज़्यादा होता है। आप फिटनेस में घुसते हो एक नर्ड पर्सपेक्टिव से? जब से बॉलिंग स्पेसिफिक फिटनेस अब अलग हो गई है। ओके। अभी आजकल के जो लोग हैं ना, मतलब स्पेशली यंगस्टर्स, वो क्या करते हैं कि वो ट्रेनिंग तो बहुत करते हैं बट बॉलिंग नहीं करते, तो वो चीज़ बहुत ख़राब है। मतलब लोग बैटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? नहीं, लोग बोलते हैं कि हमें अपने आप को प्रिजर्व करना है कि भाई हम तेज डालेंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप तेज तभी डालोगे जब आप दिन में 10 ओवर डालोगे। ओके। या अगर आप बॉलिंग नहीं कर रहे तो आप बॉलिंग वाली फिटनेस करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, क्या होती है एक मॉडर्न फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग? एक मॉडर्न फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग जो होती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉलिंग। मतलब जितना ज़्यादा बॉल करोगे उतने ज़्यादा बेहतर आप बॉलर बनते जाओगे, पर क्या स्पीड भी इंक्रीज होती है उससे? अगर आप उसके साथ में राइट ट्रेनिंग करोगे तो। ओके, क्या आप नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे हो वेट ट्रेनिंग के? तो हाँ जी, ओके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो इट्स बेसिकली बॉलिंग में आप CNS फटीग होते हो। थोड़ा बेसिक तरीके से समझाइए। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप बॉलिंग करते हो तो फास्ट बॉलिंग क्या होती है कि जैसे आपने कोई भी एक ऐसी चीज़ करी कि जो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे है, तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग हो जाता है, उससे CNS फटीग हो जाता है। तो बॉलिंग में वो फटीग होता है। अभी जैसे IPL खेलने से पहले मेरी बॉडी, मैं खेला नहीं था कुछ भी, मतलब सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था और उसके बाद सीधा IPL की प्रिपरेशन। तो मैं IPL के कैंप में, उससे पहले मैं बॉलिंग कर रहा था, मतलब मैं मैच सिनेरियो भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था और प्रॉपर ग्राउंड में कर रहा था। बट IPL के पहले नेट सेशन में, ओपन नेट में, जो मैं फटीक फील किया और जो मतलब मेरी बॉडी ड्रेन हुई, वो मेरी हुई नहीं कहीं पे। आपका दिमाग फटीग हो जाता है? नहीं, बॉडी भी सोर हो जाती है। ओके ओके, क्योंकि वो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है, इतना ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाता है वो। मतलब कार्डियो भी हो रहा है प्लस आप पावर भी जनरेट कर रहे हो, और कॉन्स्टेंट हाँ। पावर जनरेट करने की वजह से आपका नर्वस सिस्टम भी फटीग हो जाता है। एंड ओवरऑल आपकी ट्रेनिंग में आपको मसल मास भी बढ़ाना है, साथ में नर्वस सिस्टम को भी ट्रेन करना है एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स के साथ। बट बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इंटेंसिटी। ओके, मतलब जितना हमने खुद के बॉडी को पुश किया। हाँ, कि अगर आप अपनी ट्रेनिंग में भी वैसी इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो तो आपके लिए ईजी रहता है। ओके क्योंकि वो इंटेंसिटी मैच करनी मैच की बहुत मुश्किल है। ओके, क्योंकि अभी कोई प्रेशर नहीं है प्रैक्टिस पे, जिम में कोई प्रेशर नहीं है। मैच में तो आपको पता है, एक बॉल खराब डाली तो भाई साहब 100 गाली पड़ती है। तो वो जो इंटेंसिटी है वो बहुत अलग है। ओके। बैट्समैन की ट्रेनिंग कैसे होती है? आपको जलन होती है उनकी ट्रेनिंग को देखकर? बैट्समैन तो 40 साल की उम्र तक भी खेल सकता है, हम नहीं खेल सकते। ओके, आपने 100 टेस्ट मैच कैसे खेले हैं? क्योंकि मैंने- फास्ट बॉलर्स 10 टेस्ट मैच खेलकर भी कुछ फास्ट बॉलर्स रिटायर हो जाते हैं। 100 टेस्ट मैचेस खेले आपने, तो आपने लॉन्जेविटी के लिए भी डेफिनेटली कुछ किया। आई एम अज्यूमिंग आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हो, एंड इट्स अ बैलेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेट ट्रेनिंग। पर आप बताइए, मतलब आपकी बॉडी ने एंड्योर कैसे किया ये सब? मतलब मेरी जो बेस थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी, मतलब कि मैंने बचपन से बॉलिंग जो करी है ना वो काफ़ी ज़्यादा करी है। ओके, तो मेरे ख्याल से एक वही रीज़न है कि मैं 100 टेस्ट मैच खेला हूँ। और वेस्ट दिल्ली की फंक्शनल ट्रेनिंग? वो तो बचपन में होता है कि आप, और एक्चुअली अगर आप बोलोगे, आप किसी भी अच्छे स्पेसिफिक बॉलिंग स्पेसिफिक कोच से बात करोगे तो वो बोलेगा कि बचपन में किसी भी एक बच्चे को एक स्पोर्ट में नहीं डालना चाहिए, उसे डिफरेंट स्पोर्ट खिलाने चाहिए। तो हम पेड़ पे चढ़ना, गुरुद्वारे की दीवार टाप के क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, रात को बारिश में फुटबॉल खेलना, तो ये सब काम करते। तो हमें पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, बट ऑटोमेटिकली आप डिफरेंट स्पोर्ट भी खेल रहे हो। उससे आपका एथलेटिसिज्म बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता रहता है। फिर जब एक बारी आपको पता लग गया कि आप फास्ट बॉलर बनना चाहते हो, तो मेरे सर ने क्या करते थे, हमको पहले नेट लेके आना पड़ता था। गेट से ग्राउंड 3 किलोमीटर था, वॉक करके मैट रखना पड़ता था 2 जनों को, और वो मैट 20 किलो का होता था। 2 जनों ने मैट रखा, वो मैट एकदम टाइट करके उसको विकेट पे गाड़ा। फिर उसके बाद
वो बच्चों के लिए होता था। अगर टर्फ की विकेट गीली है तो फिर आपको रोलिंग करनी पड़ती थी, 3 टन के रोलर से 4 जने खींचते थे। फिर उसके बाद हम 1 बजे बॉलिंग शुरू करते थे। तो 1 बजे से लेकर जब तक अंधेरा नहीं होता था, अगर आपने बॉल दे दी सर को तो आप गालियों का प्रसाद लेके वापस आते थे। ओके, पर जिन फास्ट बॉलर्स को इतनी सारी इंजरीज होती है, क्यों होती है? कुछ कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा इंजरीज क्यों होती है? इसी की वजह से कि बचपन में शायद पूरी तरह से फंक्शनल ट्रेनिंग नहीं की है? नहीं, मेरे ख्याल से कि वो बहुत ज़्यादा राइट ट्रेनिंग नहीं कर पाते, कि मतलब या तो वो बॉलिंग बहुत ज़्यादा कम करते हैं और जिम में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ओके। मेरे हिसाब से अगर मैं जिम कर रहा हूँ तो मेरे को इसलिए करना है कि मेरी बॉलिंग में फ़ायदा हो। मेरे को 6 पैक्स नहीं चाहिए। मेरे को पता है कि अगर मैंने 6 पैक्स लिए तो मैं टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। आप वैसे भी हॉट दिखते हो आपके नहीं जुल्फों के साथ। हो गया भाई, अभी शादी हो गई। आई एम नॉट हिटिंग ऑन यू, मैं बस ब्रो कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ हाँ, आपको। नहीं, अभी अभी सब हो गया, हॉट वॉट सब गया। नहीं, बताइए। तो वो जो होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मेरे को बॉलिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है। मेरे को ये ट्रेनिंग नहीं करनी कि मेरे को 6 पैक चाहिए या मैं कोई एकदम तगड़ा आदमी दिखूं कि मेरे बाउंसर जैसा एकदम स्टिफ हो जाऊं, वैसा सब नहीं। या तो फिर हम करते हैं तो फिर एकदम ही बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस पे आ जाते हैं, वो भी ख़राब है। तो वो मिक्स एंड मैच करना बहुत ज़रूरी है। और हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो आपके बॉडी के लिए द थिंग दैट वर्क्स। बासु शंकर के साथ ट्रेनिंग करी है आपने? बासु सर के साथ करी है। बासु सर अंडर 19 से मैं उनको जानता हूँ। ओके, तो कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स है जिस पर आप फोकस करते हो, जैसे क्लीन एंड जर्क हो गए? मैंने वो किया था, बट उससे मेरी रिस्ट में इंजरी होनी शुरू हो गई थी। ओके। तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया। देन आई चेंज टू देयर इज वन गाय कॉल्ड स्टेफन जोन्स, ही इज फ्रॉम इंग्लैंड। हाँ जी। तो वो बॉलिंग स्पेसिफिक फास्ट बॉलिंग कोच है। तो अभी आजकल क्या हो गया है कि 2 चीज़ें साथ में हो गई हैं। एक तो वो ट्रेनर भी है और वो बॉलिंग कोच भी है। मतलब वो फिटनेस भी समझते हैं प्लस बॉलिंग भी समझते कि मतलब फिटनेस को बॉलिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके। तो उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। पर क्या होता है उसका लॉजिक? क्या करवाते हैं? उसका लॉजिक ये होता है कि जब आप बॉलिंग करते हो, सो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स। एक हिप डोमिनेंट होता है, एक नी डोमिनेंट होता है। ठीक है, हिप डोमिनेंट पीछे वाले पैर पे कम टाइम स्पेंड करता है और आगे वाले पैर पे ज़्यादा ट्रांसफर वेट करके जल्दी बॉल फेंक देता है। नी डोमिनेंट ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है बैक फुट पे और फिर टाइम लेके बॉल फेंकता है। शॉन टेट की तरह। दैट्स नी डोमिनेंट प्लस स्लिंगर। ओके। ठीक है। तो इन दोनों की ट्रेनिंग अलग होती है। ओके। वेरी सब्जेक्टिव, मतलब आपके पूरे बॉडी आपके हाँ। एक्शन के ऊपर है। ऑल राइट, ठीक है। और एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी वेट ट्रेनिंग अलग होती है। मतलब आपकी वेट ट्रेनिंग भी उस पर डिपेंड करती है कि आप किस टाइप के बॉलर हो। ओके। स्ट्रेचिंग करते हो? बहुत करनी पड़ती है इस उम्र में। इस उम्र में? और जब यंग होते हो नहीं करनी पड़ती? सीरियसली? आप अंडर 19, मतलब जब मैं पहली बार इंडिया खेला था तब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं कैसे 150 फेंक रहा था। उस टाइम पे आपकी मोबिलिटी ऐसी होती है कि जैसे आपने रबड़ नहीं होती, तो आपकी बॉडी में कोई मसल। तो मैंने 21 साल की उम्र तक तो कोई ट्रेनिंग करी नहीं, सिर्फ मैं भागता था और बॉलिंग करता था। बट जब आप हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट खेलते हो, जब आपकी बॉडी फटीग होती है, आपका दिमाग चलने लगता है, तब आपको पता लगता है कि भाई ट्रेनिंग भी कोई चीज़ है। उसके बाद जाके मैं ट्रेनिंग में आया था। उससे पहले तो मैं ट्रेनिंग में नहीं था, सिर्फ बॉलिंग करता था बस। जिमी एंडरसन से कभी बात करिए एजिंग के बारे में? या जिमी एंडरसन का खेलने का तरीका और उसकी बॉलिंग, एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट कंडीशंस में खेलता है। इंग्लैंड में खेलता है। ओके। अगर वो इंडिया में खेलता तो मे बी वुडंट हैव फाउंड दैट काइंड ऑफ सक्सेस। ओके, फेयर। जैक इज बेटर देन जिमी एंडरसन फॉर मी। पर अब सीनियर फास्ट बॉलर से बात करते हो, मतलब जिनकी रिटायरमेंट हो गई है हाँ, अभी भी, हाँ। कि आपके इस फेज में, आपने अभी इतने टाइम से क्रिकेट खेला है, तो अभी इस फेज में आपकी बॉडी को कैसे आप मैनेज करोगे? इसके बारे में आप, आई एम श्योर कुछ स्ट्रैटेजी होती है। हाँ, नहीं, इस फेज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टूर्नामेंट के बीच में मैं अपनी बॉडी और माइंड को कैसे फ्रेश रख सकूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। ओके। फिर से मेंटल गेम? नहीं, बॉडी भी है। ओके। कि मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों में फ्रेश रह सकूँ, ओके। उतना मुझे करना है। और ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप, वही मैंने बोला ना, एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जब आपके साथ टीममेट्स हैं, ये है वो है, तब आप अगर उनके साथ ही हो तो आप क्रिकेट की ही बात करोगे। तो मेरे लिए स्विच ऑफ करने का क्या है कि मैं जब तक बाहर जाके खाना नहीं खाता तो मैं स्विच ऑफ ही नहीं होता।
मैं आपको रेस्टोरेंट का खाना अच्छा हाँ। ओके दिल्ली स्पीकिंग नहीं पर मैं वाइब समझ गया। सबसे फेवरेट बक कौन है आपका जिससे आपकी हीलिंग हो जाती है? मतलब अभी जैसे अक्षर और मैं बहुत करते हैं, ओके हम अगर चौके भी पड़ते हैं छक्के भी पड़ते हैं तो हम हंसते रहते हैं। अभी जैसे पंजाब के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे तो एक ओवर में कितने रन चाहिए थे? 33। तो वो लिविंगस्टन बैटिंग कर रहा था और वो भाई साहब ऐसे जैसे पेड़ नहीं काटते वो वैसे छक्के मार रहा था सबको। और धर्मशाला का ग्राउंड 50 मीटर का ग्राउंड, हाँ। और विकेट एकदम बढ़िया। तो मेरे को पता था मेरे को एक बॉल ही निकालनी है, तो मैंने एक बॉल तो जोर की फेंकी, तो अक्षर मिड ऑफ पे खड़ा था। तो अक्षर कहता बस ईशू भाई एक बॉल और निकाल दो जोर की, मतलब भींच के फेंक दो। तो हम भींच के फेंकते हैं, मतलब मैं पूरा वर्ड नहीं बोल सकता भींच के क्या फेंकते हैं। तो कह रहा एक बॉल और भींच के फेंक दो तो बॉल निकल रहा है। मैंने कहा ठीक है बापू एक बॉल तो निकल गई, अब क्या 5 पे 5 भी मार देगा तो भी हम मैच जीतेंगे 3 रन से। उसने एक मारा, 2 मारा और तीसरे पे नो बॉल। मैंने कहा भाई तो वो आया करा भींच लो भाई। ओके तो फिर मैंने उसको जब बॉल डाली, फिर उसके बाद मैंने 3 बॉल मतलब एकदम सीरियस होके फेंकी। मैं उससे पहले जो 2-3 बॉल थी मजे ले रहा था, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं भाई मजे नहीं लेने, अब थोड़ा सीरियस हो गए। कभी आईपीएल मैच में आप एक मस्ती के मोड में बॉलिंग करते हो? हाँ करते हो? मतलब इस फेज में मैं अब ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। मैं एग्रेसिव होता हूँ अपने अपने तरीके से एग्रेसिव होता हूँ, बट वो भी करता हूँ, मतलब मैं इंजॉय करता हूँ अभी बहुत ज़्यादा क्रिकेट। आपने जब स्टीव स्मिथ को वैसे किया तो आप एंजॉय कर रहे थे, आप नहीं मैं अग्रेसिव? एग्रेसिव था ओके क्योंकि वो टेस्ट मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। तो मतलब हम कैसे अपसेट करते हैं हर एक चीज़ कर रहे थे, क्योंकि उसका मेरे को पता है कि जब वो ऐसे हिलना डुलना शुरू हो जाता था मतलब वो कंफर्टेबल हो रहा है। उसे उसके दिमाग में घुसना था थोड़ा हाँ सा। तो मतलब जब अगर वो उसको कंफर्टेबल नहीं होने देना क्रीज पे। अगर वो कंफर्टेबल हो जाएगा क्रीज पे तो वो सब ऐसी ऐसी हरकतें करता है। तो मेरे को उसको अनकंफर्टेबल करना था कि मैं कैसे कर सकता हूँ। ऑफ द फील्ड कभी उनसे बात की है? नहीं मैं ज़्यादा बात नहीं करता। ओके ऑफ द फील्ड ऑजीज की वाइब क्या होती है? अच्छे होते हैं? हाँ दे आर वेरी गुड टीममेट्स, बट इफ दे आर प्लेइंग अगेंस्ट यू स्पेशली टेस्ट में? कहीं पे भी। ओके आपकी पहली सीरीज याद है मुझे जब आपने रिकी पॉन्टिंग को डराया था। उस सीरीज के बारे में कुछ बताइए। आपका माइंडसेट तभी कैसा था? आपको बस फास्ट बॉलिंग करनी थी, सिर्फ अग्रेशन थी? बस ओके मजे लेने थे। ओके मैं रात रात भर सोता नहीं था, मजे लेता था। कभी टीवी देख रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी किसी के रूम में चला जाता था, कुछ भी कर लेता था। सुबह उठ के बॉलिंग से मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिन में 20 ओवर 30 ओवर डलवाए जाओ। खाना खाया, सो गया, घर में मम्मी पापा से बात करी। मेरे फ्रेंड्स होते थे पटेल नगर के, उन पे फ़ोन पे हर किसी को फ़ोन मिलाता रहता था क्योंकि टाइम डिफरेंस होता था ऑस्ट्रेलिया में। फ़ोन मिला के बात करता रहता था। अच्छा सुबह हो गई, वहाँ पे मैच भी लेट स्टार्ट होता है 10 बजे, तो मैं 12 बजे भी सोऊंगा, 8 बजे भी उठ जाऊँगा। उस टाइम तो कुछ नहीं पता था, मतलब एकदम रॉ नहीं होता जिसे, एकदम रॉ था मैं। फिर बाद में वीरू भाई के साथ रह के, गौतम भैया, माही भाई, फिर जैक ने जब मेरे को अपने मतलब जब मैंने जैक को फॉलो करना शुरू किया तब मेरे को समझ में आया भाई फास्ट बॉलिंग क्या है। उससे पहले तो मेरे को ऐसा लगता था कि बचपन से तो करते आ रहे हैं, सेम ही तो चीज़ है, क्या चेंज हो जाएगा। ओके तो क्या सीखा आपने? फास्ट बॉलिंग होती क्या? एक बहुत बेसिक सवाल है, किसी की टेस्ट मैच में किसी की विकेट आप कैसे लेते हो? मतलब आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है फॉर ईच बैट्समैन कि इनके वीक एरियाज क्या? आई एम अज्यूमिंग दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। पर जब आप एक बैटर के अगेंस्ट स्पेल बॉल कर रहे हो, उनको आई एम अज्यूमिंग आपको ट्रिक करना पड़ता है। बॉलिंग मोस्टली एक मेंटल स्ट्रैटेजिक गेम होती है। बट दैट डिपेंड्स मोस्टली ऑन कंडीशंस। ओके ओके तो आप एक विकेट कैसे लेते हो? बहुत बेसिक सवाल है। कहाँ पे खेल रहे हैं वो डिपेंड करता है। इमेजिन अब जैसे आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, इंग्लैंड में ड्यूस का बॉल स्विंग होता है, उसमें आप जितना बैट्समैन को बॉल खिलाओगे उतना ज़्यादा चांस है बैट्समैन का आउट होने का। ओके ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बॉल 10 ओवर तक कम स्विंग होगा, 10 ओवर के बाद 40 ओवर तक एकदम मस्त स्विंग होता है। आपको कुछ नहीं करना, 4 मीटर वाली जो लेंथ है आके उस पर जोर की हिट करना है और बैट्समैन अपने आप कुछ ना कुछ गलती कर देगा, आपको पता है। बट फिर 40 ओवर से लेकर 65 ओवर तक बॉल स्विंग नहीं होती। उस टाइम पे आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। ओके
फॉर एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हो तो इंग्लैंड के बैट्समैन को उनकी फोर्थ स्टंप बहुत अच्छी पता है कि मतलब ये मेरी फोर्थ स्टंप है तो मैं यहाँ से बॉल छोड़ दूंगा। बट जैसे ही बॉल अंदर आना शुरू होता है तो उनको इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इतनी ज़्यादा काउंटी क्रिकेट में बॉल लीव करवाते हैं बैट्समैन से, उनको इतनी अच्छी आदत होती है बॉल छोड़ने की कि उनको पता है कि भाई ये टप्पा है, यहाँ गिरेगी और यहाँ से ही हो जाएगी। बट जैसे ही एज सून एज आपकी लाइन फोर्थ स्टंप टू ऑफ स्टंप हो जाती है तो उनको ज़्यादा बॉल खेलनी पड़ती है। ओके। तो आप इधर की बजाय लेग साइड की फील्ड लगाते हो तो उसमें आप आउट कर सकते हो। और उनको इतना आइडिया नहीं है कि हमको स्टंप का बॉल कैसे खेलना है। हमारी तरह नहीं है, हम स्टंप का बॉल ज़्यादा अच्छा खेलते हैं इंडियंस। ओके ओके। और न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड में तो कहीं भी बॉल डाल लो, हरी विकेट है तो आप विकेट लोगे, नहीं है तो आप पिटाई खाओगे बस। ओके ओके। एक बहुत अजीब सवाल है, अगर आपको नहीं आंसर करना है मत आंसर करो। आपका एक मीम है, आई एम श्योर आपने देखा हो। आपने देखा है? वो जो मैं बॉलिंग कर रहा था, हाँ, और फिर आप कहते हो ये बीप हो जाएगा। अच्छी वाली बॉलिंग की माँ चल रहा है बहन का। वो मैंने खुद को बोला था। ओके। वो अभी तक लोगों को यही समझ में नहीं आया कि मैंने बोला किसको था, क्योंकि जैक उस टाइम पे वहाँ फील्डिंग कर रहा था। हाँ। बट मैंने आज तक कभी किसी को कैच छोड़ने पे गाली नहीं बकी। तो मैं जैक को कैसे, मतलब ही इज लाइक लिटरली वो गुरु फॉर मी। तो मैंने कभी आज तक जैक के लिए कुछ भी नहीं सोचा भी नहीं। तो वो मैंने क्या किया, क्योंकि एक तो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि ब्रेंडन मैकलम 300 पे 300 मार रखा था और हम 3 फास्ट बॉलर खेलते थे, मैं, जैक और शामी। ले दे के 4 ओवर के बाद फिर से बॉलिंग आ जाए, 4 ओवर के बाद फिर से बॉलिंग आ जाए और विकेट एकदम पाटा, कुछ नहीं हो रहा था। कोका बुरा का बॉल यूज़ करते हैं वहाँ पे, सीम भी अंदर चली जाती है 40 ओवर के बाद। तो माही भाई ने बोला उसको राउंड द स्टंप्स बॉल डाल, तो मैंने उसको राउंड द स्टंप्स बॉल डाली। उन्होंने बोला था बाउंसर, और मैंने आगे फेंक दी उसको ब्लफ करने के लिए। मैंने कहा चल एक तो मिस करे, पैड पे खा जाए, कुछ हो जाए। उसने फ्लिक मार दी। तो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, तब मैं वापस जाते टाइम खुद को बोल रहा था वो। खुद को गाली देते हो बॉलिंग के साथ? बहुत ज़्यादा। अभी भी? अब नहीं देता, पहले तो बहुत देता क्योंकि था। अग्रेशन भर भर के थी। हाँ, मतलब मेरे को खेलने के लिए गुस्सा चाहिए, स्पेशली बॉलिंग के लिए। बट नॉट नाउ। नाउ, इवन नाउ ऑल्सो। हैं? हाँ, मेरे को गुस्सा चाहिए। जब तक मैं गुस्से में नहीं आता तब तक मैं अपना बेस्ट नहीं दे सकता। आपको ऑफ द फील्ड का भी गुस्सा आता है? कभी कभी। क्या आप सेव करके रखते हो ऑन फील्ड के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑन आता है फील्ड तो मेरे को ऑटोमेटिकली पता है कि ये ट्रिगर है मेरे को, और मेरे को वो ट्रिगर करना है और मेरे को गुस्सा आ जाता है। ओके। ऑफ द फील्ड क्रिकेटर्स को गुस्सा कब आता है? ऑफ द फील्ड क्रिकेटर्स को गुस्सा तो मेरे को लगता नहीं कभी आता भी होगा। अब अनलेस अनटिल की, जैसे अगर आप बाहर जा रहे हो तो कोई फैन मिसबिहेव कर दे। आपके साथ होता है? हाँ, बहुत होता है। बहुत होता है? हाँ, मतलब लोग एडवाइस देते हैं? एडवाइस नहीं, मिसबिहेव करते हैं। जैसे कि? मतलब कि अभी जैसे हम फोटो, अब जैसे हर किसी की एक अपनी पर्सनल लाइफ है, मैच का एक मूड होता है, ठीक है। आप मैच हार के आते हो, हर किसी को फ़ोटो चाहिए, बट कोई ये समझता नहीं है। तो वो कई कई मतलब ठीक है, आप फ़ोटो चाहिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमारा। बट उस टाइम पे जब कोई खींचता है, मेरे को गुस्सा कब आता है कि जब मेरे को कोई रैंडम आदमी टच करता है तो मेरा मतलब ऐसे मुट्ठी बंद होके ऐसे हो जाता है 2 मिनट में। आई एम अज्यूमिंग कि लोग आपसे डरेंगे आपकी हाइट साइज की नहीं, वजह से। ऐसा नहीं है। बट कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आता कि आप मैच हार के आए हो, आपका एकदम अलग मूड है कैसा नहीं है, उनको नहीं समझ में आता। उनको बस जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, और फिर उसी में वो रूड हो जाते हैं। ओके। कभी किसी को पेला है आपने? बचपन में लोग आपसे डरते थे? नहीं, मतलब हमारा वो ग्रुप होता था एक लड़कों का, तो उसमें हम लड़ाई वड़ाई करके एक बारी मेरी लड़ाई भी हुई थी, उससे चक्कर मेरे पापा ने मुझे दिए भी थे। ओके, वाओ। इसी अग्रेशन की वजह से 100 टेस्ट मैचेस भी हो गए? नहीं, वो मुझे लगता नहीं। बट एग्रेशन, अगर आप बीइंग अ फास्ट बॉलर, इफ यू आर नॉट एग्रेसिव देन चलेगा नहीं। आप, आई थिंक कि वो एग्रेशन चाहिए खेलने के लिए। सबसे नॉन अग्रेसिव फास्ट बॉलर कौन है इंडिया का? आइडियली शामी, चिल क्योंकि वो इतना ज़्यादा वो है ना, एक को कहते हैं ना कि कला, आर्टिस्ट है। तो वो, उसको जरूरत ही नहीं है एग्रेशन की, उसको पता है उसकी बॉल ही सारा काम कर देगी।
ये जो मीम कंपाइलेशंस होते हैं, गाली कंपाइलेशंस होते हैं यूट्यूब पर, क्रिकेट सर्कल्स में सर्कुलेट होते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर? आप एक दूसरे को भेज दो? नहीं, हम सिर्फ हंसी मजाक की जो चीज़ें होती हैं वही भेजते हैं। अभी थोड़ा बहुत आगे सोशल मीडिया जब से आई है तब से एक दूसरे को भेजने लग गए हैं। क्रिकेटर्स क्या देखते हैं यूट्यूब पर TRS के अलावा? नहीं, आपका तो देखते ही है। Sorry. ये मेरे लिए बहुत बड़ी वैलिडेशन है। नहीं, एक्चुअली सब लोग देखते हैं। मैंने भी आपके काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं। थैंक यू भाई। क्यों देखते हैं पर? क्योंकि मतलब आप लोगों को भूत प्रेतों के बारे में क्यों जानना है? नहीं, भूत प्रेतों के बारे में नहीं, बट ऐसे जैसे स्पेशल फोर्सेस के बारे में। डू यू फील कि आपके बॉलिंग करियर में आप स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट से कुछ सीखते हो? मतलब जो कंटेंट ना, मतलब वो जो काम करते हैं हम तो कुछ भी नहीं करते मेरे हिसाब से। ओके। हम तो बॉलिंग करते हैं। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ, ठीक है, हम देश के लिए खेल रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो जो वहाँ पे खड़े होके काम कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई और, मतलब इससे बड़ी कोई चीज़ है, स्पेशली स्पेशल फोर्सेस कि उनको मतलब कोई नॉर्मल इंसान को वो बता भी सकते हैं। अब जैसे मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ कई बारी, तो एयरपोर्ट पे जाने पे कोई NSG कमांडो मिल जाता है मेरे को, तो वो बोलता है सर एक पिक्चर, और एकदम पतले दुबले से होते हैं, फिर वो बोलते हैं सर मैं NSG कमांडो। तो मैंने कहा भाई साहब मारना मत, आप कुछ भी कर लो। कह रहे नहीं सर, तो मतलब हंसी मजाक में। तो वो ऐसे मतलब इतने शरीफ और इतने हम्बल होते हैं कि ऐसा लगता है उनको सिर्फ एक ही चीज़ पता है, और उनको देख के कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो मतलब एक मशीन की तरह चलते हैं। किलिंग मशीन। आई एम ग्लैड कि स्पेशल फोर्सेस पॉडकास्ट की वजह से आपने TRS डिस्कवर किया था। नहीं, मतलब हम खाली वो नहीं, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट दूसरे भी देखे हैं। जो वो एक, मैं उनका नाम नहीं जानता, मेरी वाइफ देख रही थी तो मैंने उनका वो बहुत ज़्यादा उसमें देखा कि वो रुद्राक्ष देते हैं, ऐसे फूंक मारते हैं और आपको रुद्राक्ष में होल भी हो जाता है। श्री एम। आप स्पिरिचुअल हो? बहुत ज़्यादा। मैदान में आप स्पिरिचुअल बन जाते हो? क्योंकि किसी ने मुझे, ड्वेन ब्रावो ने एक्चुअली मुझे बोला था इसी पॉडकास्ट पर कि कभी कभी मैदान में ही गिव्स अप हिज एबिलिटीज टू गॉड। ये उनके वर्ड्स है। ये मैंने उनसे पॉडकास्ट में नहीं पूछा था, पॉडकास्ट के बाद पूछा था, बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू ब्रिंग इन स्पिरिचुअलिटी इन अ क्रिकेट कॉन्वर्सेशन। बट कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ आपको लगता है कि कोई हायर पावर आपके थ्रू खेल रहा है या आप सबमिट कर देते हो? बिल्कुल, आई एम अ बिग डिवोटी ऑफ हनुमान जी। जय हनुमान। तो मेरे को बचपन में जब मैं खेलना शुरू हुआ था तो मेरे को इतना कुछ, तब तक तो मैं मंदिर वगैरह नहीं जाता था या कुछ भी नहीं करता था। तो फिर एक बारी जब मैं खेलना शुरू हुआ धीरे धीरे, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू हनुमान जी के मंदिर जाएगा, कुछ मत जा, हाथ जोड़ के रोज़ वापस आ जा। तो वो मम्मी ने बोला कि मुझे 40 दिन तक कर। बट बचपन था तो कभी मैंने एक दिन जाता था, दूसरे दिन में चल हटा, बजरंग बली तो है, अपने ही तो हैं, मान जाएंगे। फिर जब मैं इंडिया के लिए खेलने लगा, या मतलब जूनियर क्रिकेट जब खेलना स्टार्ट किया, तब मैं पहली बार जब जोन का कैंप करा था, तब मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी थी। फिर उसके बाद धीरे 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 अब आई एम डिफरेंट लेवल ऑफ डिवोटी ऑफ हनुमान जी। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वो है मेरे साथ। तो इसलिए वो जो एक डर होता है वो मेरे अंदर नहीं है। मेरे को मेंटल गेम और एक फीलिंग होती है ना वो डर की। मेरे को 3 बजे आप जंगल में भेज दो, मेरे को किसी के सामने लड़ने के लिए भेज दो, मेरे को डर नहीं लगता। मेरे को मरने से डर भी नहीं लगता। तो मैं मतलब मेरे को पता नहीं कि मैं पागल हूँ या क्या है, बट मेरे को मरने से डर नहीं लगता। कई लोग ऐसे देखे हैं कि हाय हमारे 60 हो गए, अब हम कितने साल जिएंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आदमी को कभी ना कभी तो जाना ही है। तो मेरे को मरने से कोई डर लगा ही नहीं, ना पहले लगा ना अब लगता। अब मेरे को नहीं पता वो क्या है, बट नहीं, आई पर्सनली फील आपसे बात करके, पॉडकास्ट का एंड नहीं है, मैं बस एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ, आपको जाने नहीं देंगे इतने जल्दी। ईशान शर्मा, बहुत मज़ा आ रहा है ऑनेस्टली आपसे बात करके। आप एज के साथ बहुत ज़्यादा काम हो रहे हो, और ये मैं एज अ क्रिकेट फ़ैन भी बोल रहा हूँ। लाइक आई रिमेंबर योर फर्स्ट फेज,
और अब जब आपको फील्ड पर देखते हो बहुत क्लैरिटी है आप में. आई डेफिनेटली, ये मैं अगेन जस्ट एज अ क्रिकेट फैन कह रहा हूँ, एज एन एक्सपर्ट मैं एक्सपर्ट हूँ ही नहीं. नहीं, जो बहुत सारे लोग हैं वो भी सेम चीज़ बोलते हैं, बट एक टाइम के बाद में वो मतलब यू आर एग्रेसिव इन योर ओन मैनर. कैलकुलेटेड अग्रेशन होती है. हाँ, नहीं अभी जैसे क्या हुआ कि अब मेरे को अभी भी आईपीएल में भी कुछ हुआ मेरे साथ, और हम चेन्नई के मैच में मैंने लास्ट ओवर नहीं डाला, तो हम अंदर ड्रेसिंग रूम में घुस रहे थे, मैंने घुसते घुसते घुसा हमारा शीशा तोड़ दिया. अभी इस आईपीएल में? अभी आईपीएल में चेन्नई वाले मैच Okay. में, और मेरा ये हाथ पूरा कट गया था, सूज गया था. तो मैं एग्रेसिव हूँ और मेरे को गुस्सा मतलब कभी आता है और कभी नहीं आता. जब आता है तो मेरे को नहीं समझ में आता क्या होता. क्यों आया था इतना गुस्सा? मतलब कुछ वो, हुआ था? हाँ. ओके. तो फिर उसके बाद मैंने सेम चीज़ माही भाई को बोली. माही भाई कह रहे बुढ़ा हो गया और अभी भी तू बच्चों की तरह गुस्सा कर रहा है और अपना ही नुकसान कर रहा है. तो एक ही ऐसी चीज़ है, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता. कभी गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, और ऐसा आता है कि मेरे को कंट्रोल करना मुश्किल होता है. ओके, फिर शायद फास्ट बॉलिंग की वजह से अगेन यू हैव टू होल्ड ऑन टू द गुस्सा, शायद. मतलब वो जैसे अभी आपने बोला ना, काम हूँ, बट वो कंट्रोल्ड एग्रेशन होता है फास्ट बॉलिंग में. ओके. कभी हनुमान जी का प्रेजेंस फील हुआ है फील्ड पर? क्या आपने हनुमान जी के बारे में सोचा और फिर विकेट मिल गई उसके बाद ऐसे कुछ हुआ? मैं हर मैच में तो खैर क्या, मतलब जब भी मैच में जाता हूँ उससे पहले सुंदरकांड आई ऑलवेज रीड एवरी सिंगल डे. वाह. ओके. जो मतलब पूरा सुंदरकांड है हाँ जी. मैं रोज पढ़ता हूँ. ओके. तो मेरे को नहीं पता कि हनुमान जी मेरे साथ है या नहीं है, जो भी है, बट मेरे को इतना पता है कि उनकी जब से मैंने पूजा स्टार्ट करी है तब से वो एक जो छोटा सा एक फियर ऑफ फेलियर होता था वो नहीं है मेरे अंदर, स्पेशली इस आईपीएल में. विराट कोहली पर भी एक आध्यात्मिक मीम बन चुका है. और उसका जो फेस वो वाला भी देखा है मैंने. नॉन अध्यात्मिक. हाँ. डू आई लुक लाइक द पूजा पाठ हाँ, टाइप्स? उसका वो वाला फेस भी देखा है मैंने. बट अनुष्का के आने के बाद में उसकी लाइफ में बहुत कामनेस आई है. ओके. आप उनसे कभी हनुमान जी के बारे में बातें करते हो? नहीं, हम भगवान के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी बात करते हैं. हाँ. हाँ. प्लस आप एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो, हाँ. तो वो पूरी एवोल्यूशन हुई है दोस्ती की. हाँ, मतलब कि हम बात करते हैं कि अभी कैसे वो मंदिर जा रहा है और कैसे ये सब हो रहा है. अभी वो एकदम एक्चुअली, अब देखो भाई बात तो सही है कि वो एकदम, अगर वो जब मुझसे बात करता है तो वो मीरा बाग का विराट कोहली निकलता है, बट बाहर तो उसको वो थोड़ा दिखाना पड़ता है कि मैं विराट कोहली हूँ, तो वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, ऐसा है वैसा है. वरना तो वो एकदम मस्त चिल हंसी मजाक ये वो. अगर मैं हमारी बातें भी दिखाऊंगा आपको तो आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे. मैं उनसे मिला हूँ एक फंक्शन में. रियल लाइफ में भी उनकी एनर्जी एकदम टाइगर एनर्जी की तरह है. हाँ. करेक्ट. आपकी पर्सनालिटीज काफ़ी अलग है, वो फायर और आइस. फिर आप इतनी गहरी दोस्ती कैसे बनी है? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट इस वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं भी एग्रेसिव हूँ, मैं फील्ड में हूँ. वो जनरली एग्रेसिव है नहीं, मतलब वो उसको हो सकता है कि ऑब्वियसली वो विराट कोहली भी तो है, तो ज़्यादा उसको वैसा मतलब नॉट इजी फॉर हिम टू बी लाइक कैजुअल विद एवरीवन. तो इस वजह से उसको वो देखना भी पड़ता है. असलियत में बहुत ज़्यादा कैजुअल है, बहुत चिल है वो. ओके. तो क्या बात करते हैं महाकाल के बारे में? जय महाकाल. जय महाकाल. अब जैसे मैं आईपीएल से पहले बालाजी गया था, तो मैं अक्सर भी हम जैसे क्या करते, तो हम टेबल पे लास्ट थे, तो हम 3 मैच जीते, तो हम हर मैच जीतने के बाद करते थे, मैं बोलता था जय बालाजी, अक्षर बोलता था जय महाकाल. बस थोड़ा सा एक मैच जिताते रहो, 2 पॉइंट दिलवाते रहो, तो हम 16 पे पहुंच जाए. आप सब लोग छत्तेश्वर पुजारा का मजाक उड़ाते थे एक जमाने में. अभी सब लोग छत्तेश्वर पुजारा की तरह बन चुके हैं. हाँ, मे भी हो सकता है कि एक टाइम के बाद में आपको वो रियलाइज होता है कि नहीं भाई ये भी जरूरी है. और लाइक क्योंकि पुज्जी तो शुरू से ही ऐसा है. पुज्जी को अभी से नहीं, पुज्जी को अंडर 19 एनसीए से देखो तो कई चीज़ ऐसी होती है कि मतलब बता भी नहीं सकता था. 19 एनसीए में पुजारा
सुबह उठ के पूजा करता था, जनेऊ पहनता था, वो जनेऊ अभी भी पहनता है, और उससे कई चीज़ ऐसी पूछो तो कह रहा नहीं नहीं ये तो बहुत ख़राब है, नहीं नहीं मैं नहीं करता, नहीं नहीं ये नहीं। और हम सोचते थे भाई तू जी क्यों रहा है। तो और अभी पुजारा भी वैसा का वैसा ही है। आप सब लोग बदल गए। हम लोग बदल गए टाइम के साथ। नहीं सही है, आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो यूथ के ईशांत शर्मा। हम एग्जाम्पल तो क्या ही सेट कर रहे हैं, बट एक टाइम आता है मेरे ख्याल से सबको ये चीज़ रियलाइज होती है अपने टाइम के साथ में। ओके, सिक्स्थ सेंस शब्द आप जानते हो, इंटुइशन, जो सपोजिटली मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि मेडिटेशन से डेफिनेटली आपकी सिक्स्थ सेंस बढ़ती है, और शायद इसका एक साइंटिफिक नज़रिया ये है कि आपकी पैटर्न रिकग्निशन बढ़ती है क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ जाते हैं। आई फील कि धोनी की सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, उन्हें थोड़ा पता चल जाता है फ्यूचर के बारे में, बट थ्रू पैटर्न रिकग्निशन, और उन्हें चीज़ें याद रहती हैं। जनरली अगर मेडिटेशन की बातें करें तो द साइंटिफिक एस्पेक्ट इज आपका ब्रेन का एक हिस्सा होता है कॉर्पस कैलोजम, मतलब आपके राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के कनेक्शन ज़्यादा तगड़े हो जाते हैं, तो आपका प्रोसेसिंग पावर, आपके सीपीयू का प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाता है। दैट प्रॉब्ली रिजल्ट्स इन बेटर सिक्स्थ सेंस। तो सिक्स्थ सेंस का एक रोल रहता है क्रिकेट में, आप मानते हो? बिल्कुल रहता है। एज अ बॉलर भी, एज अ बॉलर, बैट्समैन, ये सब चीज़ कब आती है जब आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हो। ओके, इनिशियल डेज में वो सब चीज़ नहीं समझ में आती। तो जैसे अभी मैं बात करूँ कि इमेजिन मैं बॉलिंग कर रहा हूँ T20 फॉर्मेट में AB डिविलियर्स को। AB डिविलियर्स को मैंने बॉल डाली यॉर्कर, उसने बैठा और छक्का मार दिया। नहीं, सिक्स सेंस की जो आपने बात करी उसकी मैं, तो अब मेरे को पता है कि वो सिर्फ 2 बॉल का वेट कर रहा होगा, या तो मैं स्लोअर बॉल डालूंगा या तो मैं लेंथ बॉल डालूंगा, बट वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मैं उसको यॉर्कर दोबारा मारूंगा क्योंकि उसने मेरे को छक्का मार दिया। तो अब मेरे को पता नहीं कि ये सिक्स सेंस है या एक्सपीरियंस है या क्या है, बट मैं उसको सेम बॉल डालूंगा। तो जब दो एक्सपीरियंस लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो सिक्स सेंसेस का बैटल होता है इन अ वे। हाँ, तो वो भी प्रेडिक्ट कर रहा है, आप भी प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली इट्स प्रिडिक्शन, और गेम के साथ में किस बैट्समैन की क्या स्ट्रेंथ है। जो अच्छे बैट्समैन होते हैं ना, वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये बॉलर ये वाली बॉल डालने वाला है, और जब बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो उसको ये पता है कि ये बैट्समैन यहाँ पे शॉट मार सकता है, और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। ओके, क्या ये MS धोनी की स्ट्रेंथ है, सिक्स सेंस? माही भाई की स्ट्रेंथ एक नहीं बहुत है। अदर देन काम कूल? काम कूल तो नहीं है, वो ग्राउंड में बहुत गाली बकते हैं, मेरे को तो बहुत बकी है। बोलर्स के साथ मतलब मजाक कर रहा हूँ, बहुत ऐसे मतलब छोटे भाई के हिसाब से वो मुझे हमेशा बोलते थे। क्या? तो मैं उनसे एक बार पूछा भी था, आप मुझे इतना चिढ़ाते क्यों? तो कह रहे देख, मैं चिढ़ाता उसी के हूँ जिसको मैं प्यार करता हूँ, वरना मैं हर किसी को नहीं चिढ़ाता। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था। तब से फिर मैं एकदम चिल हूँ। तो माही भाई का क्या है कि माही भाई मतलब उनके साथ IPL खेला हूँ, इंडियन टीम में खेला हूँ, वो बॉलिंग मीटिंग में नहीं आते। वो कह रहे हैं ये सब तुम्हारा काम है, जो फील्ड में करना है वो मुझे करना है। तो जहाँ मैं बोलूँगा, क्योंकि सिचुएशन और विकेट कुछ और भी डिमांड कर सकती है। अब जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैसे प्रिपेयर करते हो उसके लिए? तो उसके लिए आपको ओपन माइंड के साथ जाना पड़ता है। ओके, नई बॉल से तो सेम चीज़ रहती है, बट सिचुएशन और विकेट जब दूसरी हो जाती है, देन यू हैव टू गो विद ओपन माइंड कि भाई नहीं, अब वो काम नहीं होगा, दूसरा होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब वो सिक्स सेंस है या एक्सपीरियंस है या क्या है, वो मुझे नहीं पता। ओके, मैं बहुत टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ। जब उनके बाल लंबे थे तब वो बहुत ज़्यादा गेमिंग करते थे, मुझे ये याद है। फीफा खेलते थे, COD खेलते थे, क्रिकेट गेम्स खेलते थे। क्या अभी भी उनमें वैसी पर्सनालिटी है? वो यंग अभी भी गेमिंग करते हैं, चिल करते हैं? अभी भी उनको और ये सब कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटलफील्ड, वो कौन सी एक और गेम है ना, वो जो पबजी खेलते हैं। वो एक गेम और थी, मैं नाम भूल गया उसका, अनचार्टेड। ओके, वाह। तो वो भी खेलते हैं। आप लोग प्लेस्टेशन लेकर घूमते हो? हाँ, हर टीम में एक प्लेस्टेशन जाते ही सबसे पहले टीवी में लगता है। ओके,
और वो कंपेटिटिव होता है आपस में? आपस में नहीं, या तो फिर हम 2 जने साथ में मिलके कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलते हैं, या तो फिर एक दूसरे के साथ मिलके, जैसे उसमें वो कई प्लेयर ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, जैसे जयदेव उनादकर है वो फीफा में मतलब लोगों के साथ खेलता है, तो मतलब ही इज़ वेरी गुड। ओके। मैं फीफा नहीं खेलता, मेरे को सिर्फ बंदूकों वाली चीज़ें पसंद आती, गेम पसंद आती है, जैसे मैं अनचार्टेड, कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटलफील्ड, यही सब खेलता रहता हूँ। धोनी भाई खेलते हैं ऐसे सीक्रेटली ऑनलाइन? नहीं, वो पबजी खेलते हैं बस। ओके। चिल कैसे करते धोनी भाई? यही उनका चिल है, उनको मतलब उनके कमरा कभी अकेला नहीं होता, जब वो सोते हैं तभी वो अकेले होते हैं। वो अकेले होते ही नहीं कभी। Okay. कोई ना कोई बैठा रहता है, मजमा लगा रहता है माही भाई के साथ में, चाहे वो IPL में देख लो, चाहे आप इंडियन टीम में देख लो, उनके कमरे में लोग बैठे ही रहेंगे। Okay. मतलब जैसे गांव की फीलिंग होती है ना, वैसे माही भाई के रूम की फीलिंग होती है, बस पेड़ की कमी होती है पर क्या बात होती है वहाँ? नॉर्मल हंसी मजाक, बच्चों होती। हाँ पूरी। मतलब आपने अब जैसे किसी कोई थक गया, आप बॉलिंग करके आया है, तो टेस्ट मैच में बॉलिंग करने के बाद माही भाई मुझसे थक गया, मैं कहा बहुत ज़्यादा करे बेटा, बूढ़ा हो गया, छोड़ दे आप साथ में बोले जो कोयल वो गाते हो? नहीं बट वो अवेयर है वो मीम्स के बारे में? कौन सा? बोले जो कोयल उनका थीम सॉन्ग बन गया, जैसे WWE में एंट्रेंस म्यूजिक बजता है ना किसी रेसलर की। मेरे को लगता नहीं वो सोशल मीडिया, फोन ही नहीं रखते, मतलब माही भाई से कांटेक्ट करने का कोई वो ही नहीं है। ओके। फोन ही नहीं है उस आदमी के पास। ओके। बट क्या बकचोदी के समय में क्या वो किसी को एक बहुत शार्प टिप दे देते? हाँ, डरावना टिप? डरावना नहीं है, वो हंसी मजाक के जब मूड में रहते हैं तो हंसी मजाक। जब वो बैठे हैं वो तो और चुप हैं, तो मतलब वो अपने एक जोन में है, तो उनको कुछ ना कुछ चल रहा है दिमाग में क्रिकेट को लेके। ओके। तो वो आदमी को समझ में आना चाहिए, जब उस टाइम पे कोई उनसे कुछ सवाल करता है या कोई करता है तो वो एकदम से गुस्सा हो जाता है। मतलब जब वो सोच रहे होते हैं? हाँ, मतलब जब वो शांत हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे, तो वो कुछ सोच रहे हैं गेम के बारे में। चिलिंग के टाइम में कुछ होता है, मतलब कि क्या होता है कि कई आदमियों का जैसे तरीका होता है गेम के बारे में सोचने का, ठीक है, कि जब आप खेल रहे हो तो आप अपने ऑफ टाइम में भी अगर कोई एक पार्टनरशिप लग गई तो उस पार्टनरशिप को आपको तोड़ना कैसे है। तो मेरे को इसलिए लगता है कि जो विकेट कीपर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो छोटे छोटे जो एंगल फील्ड में सेट करने का होता है ना, तो वो विकेट कीपर ही कर सकता है, क्योंकि बॉलर्स को भी वो एंगल नहीं समझ में आता। तो वो चीज़ करते हैं वो बहुत अच्छी करते हैं। अब ये नई चीज़ आई, जैसे कि डेविड वार्नर बैटिंग कर रहा था, जड्डू बॉलिंग कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं अगर डेविड वार्नर जड्डू को कवर्स के ऊपर से मारेगा। तो उन्होंने 2 कवर्स ले लिए, जो कवर पॉइंट वाला फील्डर है उसको इधर ले लिया, ये रिवर्स पे छक्का नहीं मारना चाहिए। ठीक है, उसने मार दिया, वो अच्छा शॉट है, बट उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी चलती है। वही सिक्स सेंस की गेम है इन अ वे। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो एक्सपीरियंस है, सिक्स सेंस है, वो मुझे समझ में नहीं आता। ओके। वाओ। उनका फिटनेस कैसा होता है? वो फोटो देखी आपने जहाँ उनके बाइसेप एकदम ऐसे? हाँ, मतलब मेरे को लगता नहीं कि वो ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, वो नेचुरली बहुत फिट है। वो बचपन में जब फुटबॉल खेलते थे या सब कुछ करते थे, एक टाइम के बाद में आके उन्होंने थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी थी। ओके। उनको सबसे ज़्यादा एंग्री आपने कब देखा? उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा मैंने मतलब ज़्यादा ऐसा बहुत कम देखा, माही भाई गुस्सा देखा ही नहीं मैंने। आपके ऊपर कभी? हाँ, मेरे बारे तो किया ही है फील्ड में। ओके। आप डरे थे? 1-2 बार। ओके। जब थ्रो मारी थी एक, तो नीचे गिर गई थी। पहली मारी तो यूं देखा, दूसरी मारी जोर की रख के तो भी नीचे गिर गई, तीसरी मारी कह रहे हाथ में मार ले, गाली बक के बोला हाथ में मार ले, ठीक है। वो फिर एक बारी हम चैंपियंस ट्रॉफी जो जीते थे 2013 में, रवि बोपारा ने जड्डू की बॉल पे ऐसे पीछे जाके, मेरे को लगा मैं मिड ऑन पे खड़ा था तो मेरे को लगा ये पीछे जाके ऊपर से मारेगा, तो मैं पहले ही पीछे भाग गया 30 यार्ड का सर्कल के। उनने सामने ऐसे किया और ऐसे इधर मार दिया मिड विकेट पे जब तक मैं पहुंचा, लंबा आदमी झुकेगा तब तक 2 रन हो गए। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, मतलब वो एक होता है ना कि जैसे जैसे पापा गुस्सा करते थे आंख में तो समझ में आ जाता था तो माही ने बोला कुछ नहीं बोला उन्होंने रिएक्शन। मैं जब क्रॉस कर रहा था
तो ऐसे धीरे धीरे आए, जब फील्डिंग नहीं होती ना वहाँ पे, तो खड़ा मत हुआ कर। मैं उस टाइम तक कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप जाके शॉर्ट थर्ड मैन पे खड़ा हो गया। कोहली पे कभी भड़के हैं? हाँ भड़के हैं? हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, शिखर का डेब्यू मैच था इंडिया में, इंडिया जहाँ में। उन्हें सेंचुरी बनाई। हाँ, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा टेस्ट मैच फंस गया था, हम जीत गए थे, बट शिखर बैटिंग नहीं कर पाया क्योंकि उसके मेरे ख्याल से अंगूठे में फ्रैक्चर या कुछ हो गया था, तो टेस्ट मैच फंस गया था, चीकू आउट हो गया था, हम लिफ्ट में जा रहे थे, मैच जीत चुके थे, सब कुछ हो गया था। तो उन्होंने बोला जब पता है कि हम टेस्ट मैच जब पता है कि हम बैट्समैन शॉट है, तो वो शॉट मारने की क्या जरूरत थी? कैसे? मतलब गुस्सा नहीं, उन्होंने एक पॉइंट भी बोल दिया और उसको रियलाइज भी करा दिया। और मेरे को भी जब सबको लगा कि माया भाई गुस्सा नहीं करते, मेरे को भी जाते टाइम सेम चीज़ बोली। तो वो उनका एक तरीका है प्लेयर को इम्प्रूव कराने का। जो विराट कोहली की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करी हमने, 2013 2014 की ट्रांसफॉर्मेशन, धोनी का भी रोल रहा है उस ट्रांसफॉर्मेशन में अकॉर्डिंग टू यू? मेरी इस बारे में उससे ऐसी कोई बात हुई नहीं कि मतलब ऐसा क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, कि मतलब किसका रोल रहा किसका नहीं रहा। मतलब मेरे को याद है 2012 आईपीएल के बाद में, जब हम 2013 में चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, तब थोड़ा सा उसको मतलब उसकी बॉडी में दिखा, उसकी बैटिंग में दिखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो उसमें इतना बड़ा चेंज आया ना, मैंने कहा भाई तू 6 पैक्स लेके कहाँ जाएगा? मॉडलिंग कर रहा है क्या? कह रहा नहीं देखता जा ये। तो मतलब मेरी उसके बारे में ऐसी कोई बात हुई नहीं। जब वो कैप्टन बना तब उसने इसका जो रोल है फिटनेस का, तब वो लेके आया टीम में, कंपलसरी सबके लिए, कंपल्सरी सबके लिए। ओके, थिंक फैंस ने भी ये नोटिस किया है। नहीं, मैं ट्रेनिंग तो करता था, ऐसा नहीं था नहीं करता था। उसने मेरे को बोला देख मेरे को पता है तू तो करता ही है, बट उससे पहले जब शामी था, जब वो माही भाई के अंडर खेल रहा था और जब वो चीकू के अंडर खेला, तो बहुत डिफरेंस था शामी में। क्यों? क्योंकि जब शामी को पता है कि उसको टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो वो 1 महीने पहले एनसीए चला जाता था ट्रेनिंग करने के लिए। अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो वो उसको पता है कि मैं टेस्ट मैच में बॉलिंग नहीं कर सकता, मैं 20 ओवर सेम पेज पे नहीं डाल सकता। और वो चीकू ने उसके लिए ही, मतलब ऐसे 3-4 लोग थे कि जिनको बोला था कि भाई तुमको ट्रेनिंग करने, उनके लिए बनाया था। अगर वो नहीं बनाता तो वो बिरयानी खाते और मजे लेते। ओके, एक बहुत अजीब सवाल पूछना है, कभी किसी का पेट खराब हुआ है टेस्ट मैच के दौरान? हाँ, केएल का हुआ था। तो क्या होता है मतलब फील्ड पे? कुछ नहीं, जाके जो करना है वो करे, जाओ करके आओ, वेट होगा। ओके ओके। आई एम अज्यूमिंग कि बॉलर्स का होता होगा, आप इतना पावर जनरेट कर रहे हो। नहीं, हम वो पीली वाली गोली आती है ना। तो मुझे भी पता नहीं ये सवाल कहाँ से आया। भगवान, ऐसे सवाल क्यों भेज रहे हो आप? नहीं, वो पीली वाली गोली आती है, वही खा के चले जाओ। क्रैम्प की भी होती है और उसकी भी होती है। क्रैम्प की गोली होती है? क्रैम्प की भी। ओके ओके। सबसे ज्यादा डर आपको किस बैट्समैन से लगा है पूरे करियर में? या नर्वसनेस, नॉट डर, जो भी, हेजिटेशन, T20 टेस्ट, जो भी आपके ऊपर। मैथ्यू हेडन। मॉन्गूज बैट के टाइम? नहीं, उसने मॉन्गूज का बैट यूज़ ही नहीं किया, बट उसका जो वो था वो डर लगता था, क्योंकि जब मैं शुरू में खेलने आया, मेरा तीसरा टेस्ट मैच था सिडनी में, बट जब वो खड़ा होता था ना तो विकेट ही नहीं दिखती थी। तो मैं बोलता था भाई मैं बॉलिंग किसको कर रहा हूँ? पता है मुझे क्या इमेज दिख रहा है? वो बड़ा किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला है, वैसा है वो। मतलब एक्चुअली अगर आपने जस्टिन लैंगर की बुक पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, और उसमें भी लिखा है उसने कि जो सबसे ज़्यादा अभी तक मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग आदमी देखा है मैंने मैथ्यू हेडन देखा। क्रिस गेल नहीं? क्रिस गेल ठीक है कि आपको पता है कि वो एक वो नहीं होता बम, या तो यहाँ फूटेगा या वहाँ फूटेगा। समझा। और क्रिस गेल T20 में है, तो आपको पता है कि आपको T20 में तो चालाकी के साथ बॉलिंग करनी है। ये बताइए T20 में बॉलिंग का नेचर क्या होता है? मतलब एक माइंडसेट कैसे बदलता है बॉलर का? बॉलर का माइंडसेट मेरे को ऐसा लगता है कि T20 में आपको वो स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप बैल बुद्धि हुए तो पिटोगे बहुत। थोड़ा हरामी होना पड़ता है? बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए हरामीपन को।
मतलब बैट्समैन की स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ, मैच हो रही है तो आपको कुछ और ही करना है। अगर आप विराट कोहली को बॉलिंग कर रहे हो, अभी विराट कोहली भी बहुत चालू हो गया, उस लेग स्टंप पे खड़ा होने लग गया। पहले उसको पता था कि लोग मेरे को 5वें स्टंप पे बॉलिंग करते हैं, मैं कट और पंच मारता नहीं हूँ, तो अभी वो क्या करता है, लेग स्टंप के बाहर खड़ा हो जाता है। तो वो शफल करके आता है तो लेग स्टंप पे, तो उसके हाथ खुल जाते हैं। तो इस साल अगर आप देखोगे तो उसने कवर्स पे और इधर बहुत रन बनाए। वो इसलिए बनाया क्योंकि वो शफल करके आने लग गया। पहले लास्ट ईयर भी उसने रन नहीं बनाए थे, तो वो अभी उसने देखा कि भाई मेरे को सब लोग यहीं फेंक रहे हैं, तो मेरे को अपने हाथ फ्रीज करने हैं। बट जब वो पहले लेग स्टंप पे खड़ा होता तो वो ऑफ स्टंप पे आता था, तो जो 5th स्टंप की बॉल होती थी वो उसके पास में रहती थी। अभी वो लेग स्टंप से आके, लेग स्टंप के बाहर से आके लेग स्टंप पे आते, तो उसको जो 5वें स्टंप का बॉल है उस पर वो हाथ खोल देता। तो अब आपको पता है कि अगर अब वो ऐसा कर रहा है तो आपको स्टंप्स में बॉलिंग करनी है। गॉड, मतलब उनकी चाल को आपकी चाल से बीट करना है। अगेन बेसिकली सिक्स सेंस प्लस हरामीपंती प्लस स्ट्रैटेजी। ओके, पाकिस्तान में क्या खासियत है कि इतने सारे फास्ट बॉलर्स निकल के आते हैं? एज अ फास्ट बॉलर ये बताइए। मैंने पाकिस्तानी से पूछा दुबई में, पता वो जब कैब में जाते हो दुबई में हाँ। तो मुझे पाकिस्तानी दिखता है, फिर वही कॉन्वर्सेशन होती है कि हम दोनों के मुल्क में तो फ़र्क है पर हम है तो एक ही। वो वाली कॉन्वर्सेशन में हमेशा हम क्रिकेट की बातें करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि इतने फास्ट बॉलर्स आप कैसे बनाते हो? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे लोकल लीग्स होते हैं, विलेज वर्सेस विलेज के लीग्स, वहाँ सिर्फ फास्ट बॉलिंग पर फोकस होता है। सब लोग अपनी अग्रेशन फास्ट बॉलिंग के लिए सेव करते हैं और कोई स्पिनर नहीं होता वहाँ, सिर्फ फास्ट बॉलिंग के मैचेस होते हैं। पर जब आप पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को देखते हो, कुछ नोटिस होता है, कुछ कॉमन चीज़ है, क्यों हो रहा है? मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो उनकी बिल्ट, जेनेटिक्स। आप पंजाबी हो ऐसा? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ। आप मतलब कौन से स्टेट से हो? यूपी से, मेरे Okay. फैमिली एंसेस्टर्स वगैरह यूपी से। ओके। तो मेरे को लगता है कि जो जैसे आप सोचो पंजाब की बिल्ट है, मनप्रीत सिंह गोनी की तरह। मनप्रीत सिंह गोनी, VRV सिंह एक फास्ट बॉलर आया था, ठीक है। अब जैसे पहले पता नहीं, बट कपिल पाजी भी पहले पंजाब से खेले हैं। तो ये सब जो होते हैं ना, ये इनकी बिल्ट एकदम अलग होती है, वॉरियर बिल्ड। हाँ। ओके। तो वो एक तो बिल्ट हो गया, और दूसरी वो टेनिस बॉल बहुत खेलते हैं। उसे स्पीड इंक्रीज होती है क्यों? आर्म स्पीड, हल्की बॉल होती है ना। ओके, फिर अब वो मसल और वो विप आता है। ओके। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट विपिंग। तो जितना आपका ये लूज होके विप होगा, उतना बैक स्पिन होगा, उतना क्रिकेट बॉल तेज जाएगा। आप बोर्ड होते हो ऐसे कॉन्वर्सेशन में जहाँ मैं इतनी सारी क्रिकेट के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे? नहीं, मतलब जनरली नहीं, मेरे को मतलब ऐसे सवाल किसी ने करे ही नहीं। सीरियसली? हाँ, किसी ने आज तक, किसको इंटरेस्ट होगा कि मैं स्पिरिचुअल हूँ या नहीं? मुझे इंटरेस्ट है ईशांत शर्मा, हमें इंटरेस्ट है। आई फील कि क्रिकेटर्स को पॉडकास्ट पर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को ना या तो फंसाया जाता है कंट्रोवर्शियल सवाल के थ्रू, या बोरिंग सवाल पूछे जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत चिल माहौल में रहते हैं, और हमको इतना पता है कि भाई अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी वाहवाही होगी, खराब करोगे तो गाली पड़ेगी। तो अब उस सब चीज़ों से तो आप ऊपर उठ गए, तो और फिर क्या है? अब आपको किसी को प्रूव थोड़ा करना है। बट ये है कि मेरे को भी ऐसा लगता है, अभी अभी शुरू हुआ है कि मेरे को अपनी पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए। लोगों को लगता है कि जैसे कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं आते जाते लोगों के चाटा मार देता हूँ। बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एकदम चिल रिलैक्स। मेरे को मतलब अगर वो नहीं होता कि एकदम, क्या कहते हैं, सी लायन जो होता है कि एक जगह बैठ गया तो बैठ गया। मेरे को उठाने के लिए भी मतलब समझ में नहीं आता। अगर मैं जो मेरे ड्राइंग रूम में सोफ़ा है, मैं उस पर अगर मैंने टीवी ऑन कर लिया, सुबह से रात कब हो जाती है मेरे को नहीं पता चलता। समझो? तो मेरा ऐसा हाल है, और ये मेरा नहीं, सबका सेम है। बचपन में ना मुझे डायग्नोज किया गया था ADHD के साथ। मतलब मेरे बहुत रैंडम थॉट्स आते हैं, जैसे वो हगने का सवाल मैंने पूछा आप। अभी एक और बहुत रैंडम थॉट आ रही है कि मुझे केज दिख रहा है, जैसे UFC में होता है ना केज फाइटिंग, और आप शर्टलेस गए हो अंदर और सामने स्टीव स्मिथ है और आप पेल रहे हो स्टीव स्मिथ को। नहीं, उतनी ज़्यादा अग्रेशन नहीं है। उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी मैं थोड़ा चिल हो गया हूँ, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत चिल हो गया हूँ। ओके।
क्या चाहिए आपको जिंदगी से अब? कुछ ये भी सब नहीं के बाद नहीं, ये सब तो खैर मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरे को तो सोने के लिए एक बेड चाहिए। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ कि जहाँ पे मैं हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली है, मेरे पास मेरे 2 छोटे छोटे कुत्ते हैं, मेरी वाइफ है, जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ मैं जा सकता हूँ, मेरे पास दोस्त हैं, मेरे पास सब कुछ है। क्या चाहिए मुझे लाइफ में? कुछ भी नहीं। मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ कि जब तक मेरी फिजिकल मतलब मेरी बॉडी ठीक है तब तक मैं खेलता हूँ बस। आपकी बॉडी ठीक ही रहेगी। पिछले 2 साल काफ़ी इंजरी हुई है ना। Okay. तो एक आशु भाई एक बात बोलते हैं, आशीष नेहरा जी, वो कहते हैं कि ये शरीर में इंजरियां नहीं होती, इंजरियों में शरीर है। ओके एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से कहा जाता है कि कोई भी इंजरी या कोई भी इलनेस एक्चुअली आपके स्पिरिचुअल शरीर में हो रहा है और फिर वो फिजिकल बॉडी में निकल के एक इलनेस या इंजरी बन रहा है। आप ऐसा कुछ मानते हो या एज एन एथलीट आपको? नहीं भाई, जब पैर में दर्द होता है ना तो आप स्पिरिचुअलिटी पे नहीं जाते, आपको दर्द समझ में आता है जब आप भाग रहे होते हो। तो कभी रेकी वेकी ट्राई किया आपने इंजरीज पे? नहीं बट मैंने मतलब मेरी जो वो है ना, क्या कहते हैं, पेन थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है। ओके मेरा 2015 का वर्ल्ड कप भी सिर्फ इस वजह से मिस हुआ था। हम टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, तो आखिरी टेस्ट मैच था मेलबर्न का और मेरे नी में दर्द हो गया। तो वहाँ पे माही भाई का आखिरी टेस्ट मैच था। तो फिर शामी और उमेश ही बॉलिंग कर रहे थे और तीसरा अश्विन था। तो मैं देख रहा हूँ और वो भी थक चुके थे बेचारे, कब तक वो बॉलिंग करेंगे। तो मैंने अपने फिजियो को बोला कि मैंने कहा भाई डॉक्टर बुलाओ और मुझे इंजेक्शन दो। तो मैं फिर हर एक सेशन में एक इंजेक्शन लेता था। वो यहाँ पे मतलब ये साइड में होता था, आईटी भी टाइट होने की वजह से आपके साइड में पेन हो जाता। तो वो मेरे दर्द हो गया था। फिर हमने कितने 5 सेशन बॉलिंग करी, 6 इंजेक्शन लिए थे मैंने। क्योंकि मेरे से वो देखा नहीं जाता कि मेरी टीम मेरी वजह से हार रही है। ठीक है, उसमें मेरा नुकसान भी हुआ। डंकन फ्लेचर कोच था, उसने बोला कि मत ले, वर्ल्ड कप आ रहा है। बट मैंने उसको सेम चीज़ बोली कि मेरे को ऐसा लगता है कि फिर मैं चीट कर रहा हूँ अपने आप को। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। टीम प्लेयर हो आप, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन। आई फील कि जितने भी इंडिया प्लेयर से मैंने बात करी है सब बहुत फियर्सली एक टीम मेंटालिटी होती है। हाँ, आई डोंट नो अगर उस बेसिस पर सिलेक्शन हो रही है यंग प्लेयर्स की। नहीं, वो हम सिर्फ टीम के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो गेम है वो बहुत नंबर्स ओरिएंटेड गेम है। मतलब स्टैट्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं ना। और अभी क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं रहा, अभी ये एंटरटेनमेंट, अगर आप देखो बिजनेस, सब चीज़ हो गया। क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अ स्पोर्ट राइट नाउ। अगर आप देखो तो हर एक बच्चे को क्रिकेट खेलना है अब। तो अब वो स्टैट वाला गेम हो गया ये कि भाई इसके क्या स्टैट हैं, उसके क्या स्टैट हैं, इसके क्या स्टैट हैं। बट कोई ये नहीं देखता किसने किस सिचुएशन में रन बनाए। वो सिर्फ जो टीम मैनेजमेंट है वही देखती है। तो अभी गेम बाहर, और आजकल तो खैर हर कोई एक्सपर्ट है, बहुत सारे एक्सपर्ट। अगर आप सोशल मीडिया पे जाओ तो आजकल तो कोर्स भी आया है सोशल में, वो क्या कहते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट होने का। तो उसमें वो भी है। तो हर कोई अपने अपने एक्सपर्ट देता है कि भाई इसका ये खराब है, उसका वो खराब है, उसको वहाँ बैटिंग, उसको वहाँ बॉलिंग। तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बट जब प्रेशर सिचुएशन आती है ना, तब आप क्या करते हो वो बहुत मैटर करता। आज तक सॉरी पता है भाई, ये शायद अब तक का सबसे क्यूट क्रिकेट पॉडकास्ट है, सबसे अच्छा क्रिकेट पॉडकास्ट आपकी वजह से। ये मैं रोमांटिकली नहीं कह रहा हूँ पर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा खुशी और प्यार है। नहीं, बट भाई खुशी होनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर खुशी नहीं है तो क्या फ़ायदा सब चीज़ का। ओके जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होते हैं, आप जैसे आपका करियर है, मतलब एट योर स्टैचर, सब खुश है? आई थिंक सो। कोई दुखी है, सीक्रेटली दुखी? नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, होते हैं। किस चीज़ को लेकर? कि मतलब हम इतने साल से खेल रहे हैं तो हम इतने में क्यों गए हैं, बेसिकली ईगो होती है वो। कम पैसे कमाए हैं। हाँ हैं। हाँ। बट ये बेसिकली कंपैरिजन मेंटालिटी है। कंपैरिजन मेंटालिटी है। जब आप कंपेयर करने लग जाते हो कि मैं इतने साल के लिए खेला हूँ तो मैं इतने कम में कैसे जा सकता हूँ, और वो
इतने पैसे में गया तो वो कैसे जा सकता है, और ये अब जिसकी जो किस्मत है उसको वो मिलेगा भाई, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। और हमेशा कोई ना कोई रहेगा जो आपके आगे है, हमेशा। मतलब ये इलॉन मस्क भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूँ, पर जाके गल्फ में जाऊँ, वहाँ सीक्रेट बिलियनर्स बैठे ट्रिलियनर्स बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ तो चलती रहेगी। आप जहाँ पे हो वहाँ पे खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश या सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ में तो किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, दो आखिरी सवाल है आपके लिए। पहला सवाल है क्रश ऑफ द नेशन शुभमन गिल के बारे में। उनकी खासियत क्या है एज अ क्रिकेटर? आई एम श्योर आप एक नज़रिए से देख रहे हो किसी यंग क्रिकेटर को, उनकी खासियत क्या है? मुझे उनमें एक ओपनिंग बैट्समैन वर्जन ऑफ युवराज सिंह दिखते हैं थोड़े से। I feel he has a brilliant self-belief like Virat Kohli, young Virat Kohli. जैसा चीकू का सेल्फ बिलीफ था ना जब वो यंग था, मतलब यंग था तो यंग तो अभी भी है, 34 का ही है, मैं भी यंग ही हूँ। बट जिस हिसाब से वो जितना वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करता था, वो सिर्फ एक उसका सेल्फ बिलीफ था। विराट कोहली उनके सोशल मीडिया पर शुभमन गिल के बारे में इतनी सारी चीज़ें क्यों शेयर कर रहे हैं? इट सेज समथिंग अबाउट कोहलीज कैरेक्टर ऑल्सो, कि वो एनकरेज करते हैं यंग प्लेयर्स पर। और कुछ बताइए डीपर, क्या मतलब आपने उनके साथ मैचेस भी खेले हैं शुभमन के साथ, अदर देन सेल्फ बिलीफ क्या है? सी, अदर देन सेल्फ बिलीव यू डोंट नीड एनीथिंग। ओके, ये एक सिर्फ वर्ड नहीं है, बट अगर आप इसको फीलिंग के साथ ग्राउंड में लेके जाते हो ना, तब आपको हर एक चीज़ छोटी लगती है। तो ये सेल्फ बिलीव एक वर्ड नहीं है, ये सेल्फ बिलीव एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो आपको कोई किसी भी सिचुएशन में उतार दे, आपको पता है कि आप मैच जिता के लाओगे। अगर आप मैच जिताओगे ना, तो फिर आपके लिए सब चीज़ आसान हो जाती है। और बाकी इधर उधर की चीज़ें तो सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं, तो ऑटोमेटिकली इफ़ यू आर अ गुड परफॉर्मर, ये वो, तो सब चीज़ इधर उधर घूमती रहती है। तो वो उसके बाद में वो स्टारडम अपने आप आ जाता है। और दूसरा सवाल ये है कि अच्छा, ये फाइनल सवाल है आपके लिए। आपके फेवरेट यंग अनकैप्ड फास्ट बॉलर्स कौन है इंडिया में? ये फैंस के बीच एक कॉन्वर्सेशन है आजकल कि अपकमिंग फास्ट बॉलर्स कौन है, नेक्स्ट जेन ऑफ इंडियन फास्ट बॉलर्स। बट अनकैप में आप उमरान मलिक को गिनोगे बिकॉज ही ऑलरेडी प्लेड फॉर इंडिया। हाँ, ओके। If you work all right with him, I think he has the potential to do well for the country for a long period of time. अर्शदीप, ठीक है, मुकेश कुमार की स्टोरी किसी को नहीं पता, बट उससे ज़्यादा गऊ आदमी मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। बहुत शरीफ, मतलब उसको अगर कोई बोले कि ये बॉल डालनी है तो वो वही बॉल डाल के आ जाता था। बट उसको राइट गाइडेंस चाहिए फील्ड में, ताकि वो इतना एक्सपीरियंस हो सके कि जब प्रेशर की सिचुएशन आए तो उसको पता है कि मेरे को कौन सी बॉल डालनी है। अभी वो रन के लिए गया है इस आईपीएल में, वो इसलिए गया है क्योंकि उसने टफ ओवर्स डाले हैं। तो अब जैसे अभी मैंने बात करी कि किसी को कोई ये नहीं देखता कि उसने किस सिचुएशन में बॉलिंग करी या किस बैट्समैन के सामने बॉलिंग करी, कोई ये देखना है कि वो 4 ओवर में 50 रन के लिए गया है। तो वो देखना तो बहुत आसान है भाई। अब जब रसल सामने खेल रहा है, दूसरी टीम के 8 आउट हो गए, उसके पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। अब तो उसमें अगर आपने एक मिस एग्जीक्यूट किया यॉर्कर, तो आपको छक्का ही मारेगा, और उसका मिस हिट भी छक्का होगा, वो इतना स्ट्रांग है। तो ये सब चीज़ कोई नोटिस नहीं करता। तो ये अगर उसके साथ ठीक तरीके से गाइडेंस होगी तो वो बहुत अच्छा फास्ट बॉलर बनेगा। फील कि किसी भी एथलीट के पूरे करियर की ट्रैजेक्टरी में, उनके लेटर करियर में भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से उनकी ट्रैजेक्टरी या तो ऊपर जाती है या तो नीचे जाती है। शायद रॉन्ग गाइडेंस, रॉन्ग ट्रेनिंग, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से कि वो अगर आपके पास, बट लेट इन द करियर आई थिंक ऑल यू नीड इज 1 or 2 की पॉइंट्स। जैसे हनुमान जी हनुमान जी के लिए आपको पॉइंट की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपके साथ ही है। बट जैसे अभी हम बॉलिंग मीटिंग में बात करते हैं जी, कि अगर अब जैसे मेरे को पता है कि अगर मेरे को आईपीएल में अच्छा करते रहना है और 1-2 साल
खींचना है तो हर एक साल मेरे को नई बॉल लानी पड़ेगी। अगर मैं नहीं लाऊंगा तो सबको पता है नई बॉल से अंदर डालता है, नकल बॉल डालता है, यॉर्कर वाइड यॉर्कर मारता है, उसके अलावा क्या। और वो भी नर्वस सिस्टम मस्कुलेचर की एक नई ट्रेनिंग होती है जो सिर्फ तो वो प्रैक्टिस से आती है। तो आपको, मेरे को लगता है कि अब जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है, जो भी कोई फास्ट बॉलर होगा इंडिया के लिए, उसको हर एक फास्ट बॉलर को एक नई बॉल मेरे हिसाब से डेवलप करनी चाहिए, ताकि वो डेवलप करने के बाद में हर एक टीम का प्लेयर सरप्राइज हो जाए कि भाई अच्छा ये भी बॉल डालता है। जब तक टूर्नामेंट के बारे में पता चलेगा कि ये नई बॉल डालता है, तब तक आधा टूर्नामेंट बीत जाएगा। और आप एक बॉलर को पकड़ सकते हो, अगर आपके पास 4 हैं, चारों के पास एक एक वेरिएशन है, तो 4 वेरिएशन हो गए आपके पास। फीफा खेला है कभी आपने? नहीं यार, मैं सिर्फ बंदूक वाली गेम पर खेले कभी? एक भी मैच खेली है? ओके, बेसिकली जब आप फीफा पहली बार खेलते हो ना, एज अ फुटबॉल फैन, आप फुटबॉल देखते हो? हाँ। तो आपको सच में लगता है कि आप केविन डे ब्रुयना को कंट्रोल कर रहे हो, नेमार को कंट्रोल कर, सच में वो वाली फीलिंग आती है जब आप उन प्लेयर्स को वीडियो गेम में कंट्रोल कर रहे हो? वे फीफा की तरह एक बास्केटबॉल की गेम है 2K, NBA 2K। वो इतनी ज़्यादा डिटेल्ड गेम है कि बास्केटबॉल के कोहली लेब्रॉन जेम्स उस गेम को यूज़ करता है खुद को मेंटल ट्रेनिंग देने के लिए, मतलब पुटिंग हिमसेल्फ इन डिफरेंट सिनारियोज इन द गेम विद डिफरेंट टीममेट्स। तो अगर उन्हें खुद की टीम को बताना कि इस प्लेयर को ट्रेड इन करो, यानी कि बाय करो, तो पहले वो 2K में टेस्ट करेंगे। मतलब वो इतनी ज़्यादा डिटेल्ड गेम है। कभी आपने सोचा कि क्रिकेट पर भी ऐसी एक डिटेल्ड वीडियो गेम बननी चाहिए? नहीं भाई, हम तो सिंपल गेम खेली हर फैन चाहता है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि वो बॉल हाथ में है, वो प्रैक्टिस कर लो, जब जो सीखना है वो सीख लो, फिर उसके बाद मैच में जब आपको लगे कॉन्फिडेंस आएगा तब डाल दो। मेरा खुद का एक लाइफ गोल है कि क्रिकेट की एक फीफा बनानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पबजी की तरह, BCCI के साथ, इन्फ्लुएंस के थ्रू। बन सकता है, एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अभी क्रिकेट में हमने आधे से ज़्यादा चीज़ तो डिस्कवर ही नहीं करी है। मतलब अगर आप देखो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में वो जो उनकी NBA लीग है, कितना डिफरेंट है। मतलब कि कोई भी मैच में जाओ तो हाउसफुल होता है। फैन कल्चर तगड़ा है। ऑनेस्टली एक फैन पर्सपेक्टिव से एक चीज़ कहूँ, एंड बहुत सारे फैंस अभी तालियां बजाएंगे, काफ़ी सारे फैंस को बहुत बुरा लगता है कि हर 3 साल IPL में टीम्स टूट जाती है। हाँ, क्योंकि यू सपोर्ट अ टीम बेस्ड ऑन द प्लेयर्स, नॉट जस्ट फॉर रिटेन्ड। और इसलिए फैन कल्चर जितना तगड़ा बन सकता था उतना तगड़ा नहीं बन रहा है। आई गेट इट कि रीशफलिंग की वजह से एक्साइटमेंट बढ़ती है, पर एक्साइटमेंट रिटेन करने के लिए और भी तरीके होते हैं, जैसे NBA में ड्राफ्ट है। आई होप कि एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ वील सी दैट सिस्टम स्टॉपिंग। बट सी, इट्स नॉट इजी फॉर द प्लेयर्स एज वेल जब वो टीम्स टूटते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक सेटअप में हो। अब जैसे कि मैं 4 साल से दिल्ली में खेल रहा हूँ, सडनली मैं नए सेटअप में जाता हूँ, तो मैंने रिकी पॉन्टिंग, जेम्स होप्स, दादा, ऋषभ, अक्षर, मैं इन टीममेट्स को जानता हूँ, मैं खेला हूँ इनके साथ, ऑनरिक नॉर किया, तो मेरे को पता है कि इनकी सोच क्या है। हम एक दूसरे से खुल के बात कर सकते हैं कि भाई मेरे को लगता है ये, वो मेरे को आके बोल सकता है मुझको लगता है ये। क्योंकि दूसरे कंट्री के जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ खुलने के लिए आपको 1-2 साल लग जाते हैं। भाई 14 मैच में क्या खुल जाओगे फिर? कि आपको पता नहीं कि अगर आपने उसको कोई सजेशन दिया तो वो किस तरीके से ले। चलो इंडियन का तो पता है कि आपको वो एकदम बढ़िया तरीके से लेगा, बट दूसरे टीममेट्स का क्या पता। और कभी कभी एज एन इंडियन जब आप किसी गोरे को देखते हो, आपको लगान मूवी याद आती है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, गोरे अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं, नो डाउट, बट किसी का कुछ पता नहीं होता ना कि कौन किस तरीके से ले, तो इस वजह से। सॉरी ये सवाल पूछो, शायद कट हो जाएगा ये सवाल। ऋषभ भाई कैसे? मच बेटर। तो होपफुली ही विल बी बैक सून। बात होती है उनसे? हाँ, वो यहीं आके स्विमिंग पूल करता है, यूज़ करता है जब भी करता है, जब उसका मन करता था, पास में ही रहता है। Okay. 10 मिनट्स अवे। बस ये सुनने में है कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव इंसान है। हाँ, नहीं बहुत अच्छा है, चिल है, रिलैक्स है। फील्ड में वो भी एकदम अलग है। बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो वो बोलता है खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, स्टेप आउट छक्का। तो मैंने कहा भाई ये कौन सा खेल रहा है।
नहीं, हर इंडियन को उन्हें फिर से देखना है फील्ड पर. बिल्कुल, आई थिंक ही विल बी बैक. ठीक है, एक और चीज़ कहना चाहूँगा नॉन रोमांटिकली, लव यू भाई, थैंक यू. थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. अरे ये एक्चुअली इट्स बीन एन ऑनर. इट्स आवर ऑनर, ट्रस्ट नहीं नहीं, सच में मैं बोल रहा हूँ भाई. हम एक दूसरे को किस नहीं करेंगे अभी. नहीं नहीं, but seriously, I've been following you for a very long time, but what you are doing is great job. क्योंकि मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी स्पेशल फोर्सेस के बारे में, उनको इतना कोई मतलब वो देता नहीं को जितना क्रेडिट उनको देना चाहिए. और किसी को इतना पता नहीं होता कि उनको वो किस तरीके की ट्रेनिंग, मेंटल और उस सब चीज़ों से जा रहे हैं. बहुत डिफिकल्ट होता है ये लोगों के लिए समझना. आई डोंट नो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ, बट क्रिकेट मेरे दिल में. और आप जैसे लोगों से जब मैं बात करता हूँ तब मुझे आई वोंट से वैलिडेशन फील होती है, बट आई फील कि हाँ मैं लाइफ में कुछ करेक्ट कर रहा हूँ. ऐसे पॉडकास्ट ना भगवान की गिफ्ट है मेरे लिए, लाइक फॉर द किड इन मी. थैंक यू भाई. सो लाइक जब मैं स्पेशल फोर्सेस के पॉडकास्ट करता हूँ मुझे ऑनर फील होता है कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ. यहाँ मुझे सच में लगता है कि भगवान मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, कि आई गेट टू टॉक टू यू. मैंने बचपन से आपको देखा है यार. और एक बहुत वियर्ड चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आप बचपन में पहली बार किसी बड़े फैमिली की शादी के लिए जाते हो और आपके मम्मी पापा आपको कहते हैं कि वो आपके कज़न है, और फिर आपको वो कज़न बहुत अच्छे लगते हैं, वैसी फीलिंग आ रही है आपके साथ. ऐसा लगता है कि कोई बड़े भाई मिल गया. सच में ये सबसे क्यूट क्रिकेट पॉडकास्ट था. एंड इट सेज अ लॉट अबाउट योर एक्चुअल नेचर, कि जिस तरह के आप टीममेट हो आप वैसे ही इंसान हो. आप बहुत फ्रेंडली हो और हर किसी को यहाँ बहुत कंफर्ट फील हो रहा है. एंड एज क्रिकेट फैंस बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच. सो जस्ट थैंक यू. एंड हियर्स होपिंग कि आपके दिल में जो भी है हनुमान जी के अलावा भी वो सब आपके पास आ जाए. थैंक यू वेरी मच. लॉट्स ऑफ लव भाई, थैंक यू. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट ईशांत शर्मा के साथ. आने वाले 1 साल में आई एम श्योर मैं इनसे फिर से मिलूंगा. होपफुली फिर से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का चांस मिलेगा इनके साथ, और भी डीप क्वेश्चंस पूछ सकूंगा. तब अगर आप एक क्रिकेट फैन हो तो कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इस पॉडकास्ट को हम और बेहतर कैसे बना सकते थे. क्रिकेट पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए ना सच में मुझे लगता है कि ये भगवान की गिफ्ट है मेरे लिए. बहुत बड़ा प्रिविलेज है एज अ क्रिकेट फैन कि मैं मेरे चाइल्डहुड हीरोज से बात कर रहा हूँ, उनसे सीख रहा हूँ. आई एम श्योर कि आप लोगों को भी यही लगता है क्रिकेट पॉडकास्ट सुनकर, क्योंकि क्रिकेट पॉडकास्ट का ज़माना आ चुका है. टीआरएस को सपोर्ट करते रहिए. ईशांत भाई को डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पर. उन्हें ये बताइए कि आपको उनके थॉट्स सुनकर कैसा लगा, क्या जाना उनके बारे में. ईशांत भाई, सल्यूट टू यू फॉर एवरीथिंग यू डन फॉर द कंट्री. प्लीज़ पॉडकास्ट पर लौट के आना. और फैंस, क्रिकेट फैंस मेरी तरह, ये बताइए कि और किसको देखना चाहोगे आप टीआरएस पर. लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी. Ranveer and the team. We'll see you soon, दोस्तों.